नैदानिक सुविधाओं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, नैदानिक सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुओं को ज्यादा जो बीमारियां लगती है वो खुर वाली होती है या मुंह में हो जाता है? चारा वगैरह खाते हैं, कहीं फंस जाता है या कोई जानवर चला जाता है, उनका मुंह फूल जाता है ऐसे, और वो लार टपकने लगती है, फिर जो इन्फेक्शन है वो तेजी से उनकी बॉडी में मूव करता है और उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है जल्दी। ऐसा यहाँ से पूरा सूझ जाता है। एक वो जंगल में जाते हैं, अब जैसे सावन का महीना है, बारिश है, अब वो पानी बह के जा रहा है, वो उसमें कांटे हैं पानी के अंदर बबूल के या इसके, वो उनकी खुर में लग जाते हैं, पानी से मिक्स हो जाता है, उससे फिर इन्फेक्शन फैलता है, उधर से तो ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से ये पानी है, फिर फ्लाइज और मॉस्किटोज मक्खियाँ उड़ के बैठती है इधर से उधर, इसी में उनको इन्फेक्शन फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये दो बीमारियां उनको ज़्यादा परेशान करती है। इनका विशेष इलाज करने की भारत में आवश्यकता है पशु बीमारियों के अंतर्गत। और बाकी क्या है कि नैदानिक सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। डायग्नोसिस मतलब, नैदानिक का मतलब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, क्योंकि पशु बोलते नहीं है। जैसे कोई बोलने वाला आदमी होता है तो पशु का कई बार पेट फूल जाता है, वो इस तरह से कुछ खा लेते हैं जिससे उनको गैस बन के पेट फूल जाता है वो जरा। अब उसको कहाँ दिक्कत हो रही है वो पशु तो बता नहीं सकता, क्योंकि बोलता नहीं है, उसके अंदर क्या चल रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, ये तो नहीं बता पाएगा पशु। तो उस केस में जरूरी हो जाता है कि आपकी डायग्नोसिस बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आप, जैसे बच्चों में होता है ना, बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से, जब डॉक्टर इलाज करते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज करने में उनको परेशानी होती है, बच्चे से पूछते हैं वो जवाब नहीं दे पा रहा ठीक से, तब डॉक्टर अच्छा एक्सपर्ट को माना जाता है जो उसकी नब्ज या अन्य चीजों को देखकर अंदाज लगाता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो पशुओं में ये डायग्नोसिस की बहुत ज्यादा भूमिका है, वो अच्छी डेवलप होनी चाहिए। प्लस टीकाकरण अगर आप करवाते हो तो काफी समस्या से छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, फिर उसके बाद वो जंगल में कहीं भी घूम रहे हैं तो उतना बीमारी इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन कराया है। तो इन पे ध्यान देना। मतलब अगर सेकंड प्रायोरिटी इंडिया में पशुओं की है तो उनकी हेल्थ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये नस्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हम भारत मतलब हम लोग दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, मैंने कल आपको बताया, लेकिन संख्या ज्यादा हमारे माल ढुलाई के अंदर भी सारे पशु उतने अच्छे नहीं है, तो हमें उनके डेवलपमेंट पे धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए, ये नस्ल के अंदर करना। और बाकी बीमारियों के लिए ये तीसरा पॉइंट लिखे है। देखिए, भारत में अच्छी गुणवत्ता के चारे का पर्याप्त उत्पादन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिए। वर्तमान में भारत में अधिकांश पशु कृषि और अन्य अवशिष्टों का अधिक प्रयोग करते हैं। इससे न केवल उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, बल्कि वे मीथेन गैस का भी अधिक उत्सर्जन करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि COP26 में अन्य राष्ट्रों द्वारा भारत की इस विषय पर आलोचना की गई है। अब कहाँ जाके वो इंटरनेशनल विषय बना है। और मीथेन गैस काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती है। मैंने पढ़ा, मैं तो साइंस का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ने के दौरान ही आता है तो थोड़ा बहुत पता लगाते हैं कि क्या है, अखबार में जितना मिल जाता है वो देख लेते हैं। लेकिन काफी मात्रा में ये हीट कर देती है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ये हीटिंग में इसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। अब इंडिया का ये टॉपिक पहले मैंने बहुत हल्के में सुना था शुरुआत में जब मैं इसको पढ़ा रहा था, लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा था क्लास से, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हो पा रहा था कि ये पॉइंट आखिर उठा किस तरह से है। उसके आसपास की साइंस मेरे को पकड़ में नहीं आ रही थी, तो मैं उसको नहीं लेखन में उतार रहा था। लेकिन फिर COP26 आने के बाद फिर मेरे को एकदम क्लियरिटी आ गई कि हाँ, ये मुद्दा बन चुका है, तो अब इसको क्लास के अंदर लाया जा सकता है। क्योंकि प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखाने से दिक्कत होती है उससे, जब तक उसके लिए आप एक अथॉरिटी के रूप में चीज़ों को क्लियर ना करें। तो वहाँ पर ये मुद्दा उठा कि मीथेन भारत की पशु संख्या में सबसे ज्यादा है और मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। अब कोई ना कोई उनको भी पॉइंट चाहिए जिसको ये पॉइंट को पकड़ के हमारी वो खिंचाई कर रहे हैं। तो एज ए परीक्षार्थी आपको तो बिंदु सही से रखने तभी नंबर उठेंगे आपके। तो जितने मुद्दे को हाईलाइट करोगे उतना बढ़िया है। अब इसमें क्या है कि जो रेजिड्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कृषि और अन्य अवशिष्टों का। मैं एक नाई की दुकान पे गया हुआ था, तो वो नाई तो बातों के केंद्र होते हैं, उनके पास और कोई काम होता नहीं, इधर उधर की बातें करके ग्राहक को एंगेज रखते हैं। दो आदमी वहाँ पर बैठे बैठे इंतजार भी करते हैं। वॉरेन बफेट ने उसका एक अलग मॉडल निकाला, गेम डेवलप किया था वॉरेन बफेट कि नाई की दुकान में लोग इंतजार करते हैं, तो उस पर खेल बनाया उन्होंने, कोई जान जाकर खेल सकते हैं उसमें। और आपको मैं बता दूं, आपके एथिक्स के पेपर में वॉरेन बफेट की एक लाइन आई थी एक बार, और मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ लोगों को खूब सुनता हूँ, जिसमें वॉरेन बफेट है, ओपरा विनफ्रे है, स्टीव जॉब्स। तो मेरे लिए एक तरह से, मैं जब भी अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ तो स्टीव जॉब्स से मेरे लिए एक तरह से नंबर 1, मतलब मैं उन्हीं को ज़्यादा सुनता हूँ। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, ओपरा विनफ्रे, जो खासतौर से हमारी क्लास में गर्ल्स हैं, ओपरा विनफ्रे जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, किस तरह से उनका माइंडसेट है। और आपको इंटरव्यू में भी कम से कम पूछ सकते हैं कि आप किसको रोल मॉडल मानती हैं, या इंटरनेशनली कौन सी महिलाएं जिनको कंटेम्प्रेरी दुनिया में आप पसंद करती है। विजय लक्ष्मी पंडित बोलोगे तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी, आपको कंटेम्प्रेरी दुनिया में जाना पड़ेगा।
तो उनको मैंने वॉरेन बफेट को कितनी बार सुना, तो मुझे लगा जब पेपर आया मैं तो मेरा ध्यान एक ही जगह लगा हुआ दोस्तों। मैं इकोनॉमिक्स मेरे सामने कुछ भी लाके रखोगे, पॉलिटिकल साइंस के भी सवाल होगी तो मुझे नहीं दिखेंगे कि वो है, मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक्स नजर आएगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरी नजर उस पर एथिक्स पे चली गई। मैंने देखा कि इसमें वॉरेन बफेट का सेंटेंस है। उस दिन मैं समझ गया कि यूपीएससी बहुत कुछ डिमांड कर रही है, कॉर्पोरेट दुनिया के जो थिंकर्स हैं उनको भी पूछ रही है। अब हमारी जो हमारा एस्पिरेशन है वो यहाँ है, हम यहाँ पर हैं, कोई तालमेल नहीं बन रहा है, तो वो तो आएंगे नहीं नीचे, आप ही को आना है। तो नाई की दुकान पे वॉरेन बफेट ने तो अपना एक गेम विकसित किया और ऐसे टाइम पास करने के लिए उन्होंने बनाया एक प्रोडक्ट। हमारे इंडिया की नाई की दुकान वाले बातों में कस्टमर को बिजी रखते हैं, कहते हैं बस 10 मिनट की देरी है, आप आ जाओ। फोन करके पूछा मैं आ जाऊँ क्या, बोले हाँ आ जाओ 10 मिनट में पहुंचो। अब 15 मिनट में पहुंचे तब भी नंबर नहीं आया। अब वो नाई मेरे को बोलता है सर ये दिल्ली की जो भैंसें होती है, बफेलोज होते हैं, ये सर किसी काम के नहीं है। इनसे तुम्हारा क्या काम पड़ गया। बोलता है कि सर आपको पता नहीं गंदे नाले में घास खाती रहती है, गंदा पानी पीती रहती है, तो फिर दूध किस तरह का देगी। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया रहा, मैं भी कभी परीक्षा में आपकी मतलब क्लास में ये बात नहीं बोलूंगा बच्चों को। हमारे बच्चे जो है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मेरे से तो वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे आपके इस चीज से। तो वो रिलैक्स होने के लिए आए मैं, पढ़ने के लिए नहीं आए। और मेरी क्लास में होती है पूरी परीक्षा और पढ़ाई, यहाँ कुछ और होता ही नहीं है। तो ये अवशिष्टों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे सामने मेरी प्रोडक्टिविटी का मुद्दा तो है जो नाई जी की बात अगर हम समझे तो नाई साहब ये कह रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय कंट्रीज और वो प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि भाई आपके पशु ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों बातें होगी, फिर आप चेंज करें। देखिए वर्तमान में भारत में कुल कृषिगत क्षेत्रफल के कुल कृषिगत क्षेत्रफल के 4.6% भाग के लिए, भाग पर कर दीजिए, 4.6% भाग पर चारा उगाया जाता है, जबकि पूर्व योजना आयोग के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल के कम से कम 10% भाग पर चारा उगाया जाना चाहिए। राइट, तो कम कल्टीवेशन हम चारे का करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने बोला हुआ था कि 10% होना, लेकिन 4.6% ही क्षेत्र में हम, तो आपके पास डेटा भी आ गया क्योंकि कितना होना चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए। तो पूर्व योजना आयोग का रेफरेंस मैंने दे दिया आपको इसमें। अगला बिंदु लिखिए नेक्स्ट। देखिए वर्तमान में भारत में पशुपालन क्षेत्र में विस्तार सेवाएं एक्सटेंशन सर्विसेज, विस्तार सेवाएं कमजोर हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं और पशुपालकों तक नवीनतम तकनीकी और ज्ञान का विस्तार नहीं हो पा रहा है। फिर आप चेंज करिए। अतः यह जरूरी है कि विस्तार सेवाओं को मजबूत किया जाए। ये काफी अच्छा शब्द है, कृषि में भी यूज होता है और इधर भी यूज होता है, और मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि इस पर प्रश्न आएगा कभी एज ए टीचर। मतलब मुझे फील होता है कि प्रश्न आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी ज्ञान होता है जो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर पशुपालन के आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो ज्ञान हम प्रयोगशालाओं में डेवलप करते हैं, क्लिनिक्स में डेवलप करते हैं, या विश्वविद्यालय होते हैं इस तरह के कृषि और उससे रिलेटेड, वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नीचे तक जिसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। एक नेटवर्क होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, मतलब गांव में एक छोटा सा मतलब एक कार्यालय बना दिया जाता है, वहां पर लिख दिया जाता है भेड़ और ऊन कार्यालय, इस तरह का कुछ नाम। कृषि है तो आपने ग्राम सेवक का नाम सुना होगा। ग्राम सेवक का एक पद होता है, वो क्या करते हैं कि गांव में लोगों से, किसानों से संपर्क रखते हैं। कोई नया किट आता है, जैसे दाल का किट आया, किट का मतलब उसमें बीज वगैरह रहते हैं, वो किसानों को देते हैं फ्री में, और उनको डेमो भी देते हैं कि चलो आप फील्ड में चलो, हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे आपको रोपण करना है इनका। और कोई बीमारी होती है तो उसमें गाइडेंस देते हैं। और थोड़ा जमीन ऐसी हो गई है, उर्वरकता कम हो गई है, तो उसमें जिप्सम वगैरह डलवाना हो तो वो बताते हैं, वो लोग सॉइल का सैंपल भी ले लेते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो वो जो तकनीक, उनके सेमिनार होते हैं, मतलब वो जिला लेवल पे जाते हैं, फिर वहाँ जो अधिकारी आते हैं उनको समझाते हैं, फिर वो गाँव में जाके उस चीज़ को नीचे तक फैलाते हैं। ऐसे पशुपालन क्षेत्र में भी होता है और कृषि में भी होता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश में राजकोषीय घाटे कम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ कि हमें घाटे कम करने हैं, ऐसा चलने लगा। जो राज्य सरकारें हैं उनको भी वित्त आयोग के माध्यम से दबाव में लाया गया इस चीज़ को। अगर आप 15वां वित्त आयोग भी देखें, अगर ये सब आपस में टॉपिक कनेक्ट होते हैं, उसमें एक नया मानक जोड़ा उन्होंने, टैक्स एफर्ट करके 2.5% वजन दिया, यानी जो राज्य कर को अच्छा संग्रहण करेंगे। उससे पहले वाले आयोग 14वें को हटा दो, 13, 12 इस तरह के पीछे जाओगे तो राजकोषीय अनुशासन का एक मानक था। राजकोषीय अनुशासन कैसे आता है, कैसे समझते हो आप अनुशासन?
सबसे बड़ा तरीका उसको समझने का क्या है, आपका घाटा कम हो और राजकोष कैसे अनुशासन में आता है। आप अनुशासन में हो या नहीं हो, इस चीज का परीक्षण कैसे होगा, आपके रिजल्ट से होगा ना, सारांश क्या है, उससे लोग अंदाज लगा लेंगे कि आपने अनुशासन में रहकर काम किया कि नहीं किया। घाटा बहुत बड़ा सूचक होता है कि आपने कोई अनुशासन नहीं रखा, जो मन में आया वो खर्च कर दिया, कर संग्रह में कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि घाटा बढ़ गया। अगर आप यूरो कंट्रीज में चले जाते हैं, पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, स्पेन, जीडीपी का 200% घाटा, उधारियां 300%, इस तरह की स्थिति है। घाटे उधारी का रूप ले लेता है ना, जितना घाटा होता है उतनी उधार लेते हो आप, खर्चे आपके ज्यादा हैं। घाटा किसको कहते हैं, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कंपनी में जो नुकसान होता है वो उसकी बात नहीं चल रही है, मैं सरकारी घाटे की बात कर रहा हूँ, नुकसान की बात नहीं हो रही है। खर्चों का ज्यादा होना घाटा कहलाता है, खर्चों का ज्यादा होना। हम यहाँ पर नुकसान हानि लाभ नहीं कर रहे हैं, सरकार के केस में थोड़ी बढ़ जाते हैं। बजट पे आप हानि लाभ निकालते हो क्या, बजट के अंदर घाटा निकालते हो, घाटा। बातें तो बहुत ही छोटी है, लेकिन आपको विवश होना पड़ेगा सोचने के लिए कि मैं अब तक जो पढ़ता हुआ आ रहा हूँ उसको बहुत 360 डिग्री बदलना पड़ेगा इस क्लास के अंदर, नई इबारत लिखनी पड़ेगी। ज्यादा अच्छा है कि आप जो भी पढ़ा हुआ उसको भूल कराओगे तो ज्यादा बेनिफिट इस क्लास से निकाल पाओगे। पीछे का जो रहता है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब क्लास में कोई बात होती है तो पीछे की चीजें चलती रहती है, फिर वो क्लैश होता है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उनको छोड़ो, जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करो कि यहाँ क्या बात हो रही है। अब देखो देश को चलाते कैसे, मतलब ऐसे तो सरकारों को आपने आजादी दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपने क्षेत्र में काम करे, यही हमने सोचा ना कि लोकल विषय लोकल गवर्नमेंट को दे दें, जो पूरे इंडिया के फेडरल इश्यूज हैं, चाहे बाहर बातचीत करनी हो, फॉरेन अफेयर्स या देश को डिफेंस वगैरह, इस तरह का कोई मैटर हो, उसमें रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे बैकडोर से आपको वित्त आयोग से आप पढ़ेंगे आगे जाकर, मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, एक होती है वैधानिक अनुदान, एक होते हैं विवेकाधीन अनुदान, राइट। आर्टिकल 282 बात करता है विवेकाधीन, 275 बात करता है वैधानिक। तो क्या होता है कि वहां से जो पैसा आ रहा है इनको छोड़ो, जो भी पैसा अनुदान के रूप में आ रहा है, अनुदान को वापस नहीं लिया जाता कभी भी, ये नियम होता है, नाम ही है अनुदान, दान दे दिया मतलब अनु को छोड़ दो, वर्ड क्या आ रहा है लास्ट में, दान। तो केंद्र ने राज्य को अनुदान दिया तो इनको वापस नहीं देना, लेकिन शर्त लगा देते हैं कंडीशनल कि आप ये करोगे तो मिलेगा। अब केंद्र सरकार ने घाटे कम करना शुरू किया तो राज्य को भी कहा कि आप भी कम करो, नहीं करोगे तो वित्त आयोग से आपको जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। इनको ये लगा कि कौन से खर्चे कम करें, घाटा कम करने के लिए खर्च कम करना, खर्च कम कौन से वाले करें, जिन जो वोटों के प्रति न्यूट्रल हो, जिनसे हमारे वोट से कोई लेना देना नहीं। ये सोचे कि अच्छा ये इन पे खर्चा हो रहा है, ऐसी कई चीजें उन पे खर्च को कम कर दो, इससे जनता को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, और हमारे खर्च भी कम हो गए, घाटा भी कम हो गया, केंद्र से अनुदान भी मिल गया। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे कमजोर हो गए, तो विस्तार से हमारे जो ये नेटवर्क होता है, नई भर्तियां नहीं होती है, ऐसे बस रिटायर हो गए, चले गए गांव में, वो नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो चाहे पशुपालन क्षेत्र हो या कृषि हो, एक नेटवर्क बनता है सरकारी कर्मचारियों का, वो नेटवर्क ढीला पड़ गया है, मतलब सारांश इस बात का ये, अब वो ज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ एक्सटेंशन सर्विस का मतलब कुछ नहीं है, ज्ञान का एक्सटेंशन करना है, और वो होता है सरकारी कर्मचारियों के एक नेटवर्क के माध्यम से, जो अभी कमजोर पड़ गया है। अगर आपको कारण लिखने की कोई बात आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि राजकोष अनुशासन और इस तरह के जो नए लक्ष्य भारत में आए उनकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो पूछे तो आप बता सकते हो, अन्यथा जरूरत नहीं है इस टॉपिक के हिसाब से। तो विस्तार से हमारी मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए भारत में पशु चराई, एनिमल ग्रेजिंग, भारत में पशु चराई के लिए एक नीतिगत ढांचे का निर्माण करके, ऐसे लिखिए सीपीआर लिखकर छोटा एस लगाएंगे, सीपीआर फुल फॉर्म कर लीजिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सीपीआर्स के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिए, अत्यधिक निर्धन लोगों के लिए चारागाह आदि सीपीआर्स, चारागाह आदि सीपीआर्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उनके पास निजी संसाधनों कर दीजिए, निजी संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। उन्हें पशुपालन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीपीआर्स भी कभी आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, इसका पर्यावरण से भी कनेक्शन बनता है, और यहाँ हमारी क्लास में तो बन रहा है, वो है ही है। ये होता क्या बेसिकली, जैसे नाम ही कह रहा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राइट। ये जैसे आप किसी गांव के बारे में सोच रहे हो अगर, तो ऐसे रिसोर्स जिस पर सारे गांव वालों का अधिकार है, मतलब अधिकार शब्द नहीं बोलेंगे, वो लोग यूज कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कोई राइट्स नहीं है, कॉमनली हर इंसान उसका इस्तेमाल कर सकता है गांव में। इसमें आप मोटे रूप में शामिल कर सकते हो, अगर गांव में कोई नदी है
तो वो सबकी है, उसमें कोई भी जाकर फिशिंग कर सकता है, नाव चलानी हो नाव चला सकते हैं, कुछ भी जो भी है। तालाब है गांव का, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी है, सबके लिए है वो तालाब। ऐसे आप एक बना सकते हैं अपने माइंड में। कोई जंगल है गांव का, तो उसमें कोई भी जा सकता है, कोई गोंद लेके आना हो, चलाने के लिए लकड़ी लेके आनी हो, और कुछ तेज पत्ते वगैरह जो भी है, उसका भी वो लोग कर सकते हैं एक्सप्लोर। मतलब किसी का पर्सनल नहीं है, ऐसे संसाधन जो पर्सनल नहीं होते और पूरा गांव उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसोर्स भी होते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन एक्सेस रिसोर्स। ओपन एक्सेस रिसोर्स गांव और राष्ट्रों से परे होते हैं, जैसे समुद्र है, तो वो समुद्र पूरी दुनिया का, मतलब आपस में तो समुद्र भूगोल के हिसाब से कनेक्टेड है ना। आप गोवा के बीच का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सब इंपैक्ट हो रहे हैं, मतलब समुद्र से आपस में कनेक्टेड है। इनको बोलते हैं ओपन एक्सेस रिसोर्स। ये गांव और देश की सीमाओं से परे होते हैं। ये सिर्फ मैंने साथ में आपको बताया था कि आप कंपेरिजन कर सको। तो वापस इस पर आ जाते हैं। अब इसमें मैंने जो फोकस कराया वो चारागाह पे कराया, फिर आदि लगा दिया, क्योंकि हम इस टॉपिक को क्यों छेड़े? हम 10 एग्जाम्पल लिखने से हमें यूपीएससी वाला नंबर थोड़ी दे रहा है। आप आदि लगा के मेन पॉइंट लिख आदि लगाइए, उसमें नदी तालाब सब कुछ लिख रहे हो आप। अब एक सवाल मैंने इंस्टीट्यूट में दिया कि भाई ये सीपीआर क्या होते हैं और निर्धन लोगों की क्या, मतलब निर्धन लोगों की जीवन में आजीविका में क्या भूमिका होती है। एक छात्र मेरे को याद आ गया अचानक से, वो कैसे उत्तर लिख रहे हैं कि जैसे कि तालाब में नहा सकते हैं। बताइए, ये यूपीएससी के स्टूडेंट तालाब में नहा सकते हैं, मछली निकाल सकते हैं, मछली निकाल के बाजार में ले जा सकते हैं। ऐसे ये लिखने का तरीका होता है, नहा सकते हैं। मैंने कहा भाई ये एक को लिख देता है, इसमें खा भी सकते हैं। आप देखो कि उनके पेरेंट्स की कितनी फाइनेंस पे है। और ऐसी क्लास मुझे याद आती है, मैं बाहर निकला, ये पशुपालन पढ़ा रहा था। एक छात्र मेरे पास आए, बोले सर आप नस्ल की बात, ब्रीड बोल रहे थे। सर ये ब्रीड क्या होता है? मेरे तो धरती खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा ब्रीड नहीं जानते हो, नस्ल नहीं जानते हो? मैंने कहा फादर क्या करते हैं आपके? मेरे भी बातें याद आती। बोले फादर मेरे हलवाई का काम करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ वहां से जाने के बाद। उस बच्चे को मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा वेरायटी होती है, नस्ल क्या होती है? वेरायटी होती है। ज्यादा उसको मैं क्या बताऊं कि जैसे अलग अलग वेरायटी के लोग होते हैं, ऐसे पशु भी अलग अलग वेरायटी के होते हैं। कुछ पशु ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज्यादा दूध देने वाले होते हैं। ऐसे उसको समझाया। और कैसे समझाता? जो ब्रीड नहीं जान रहा वो यूपीएससी की क्लास में बैठा हुआ है। पिताजी हलवाई का काम कर रहे हैं और भट्टी के आगे तप रहे हैं। उनको क्या सपना दिखा के लड़का आया था यहाँ कि पापा मेरे को बस आपकी भट्टी के दिन खत्म हो गए और मैं आइस बनूंगा। ताजुब होता है, मतलब कि थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कुछ तो बनाओ, उसके हिसाब से चलो। एकदम ही सारे यहीं पर करोगे तो टीचर क्या कर लेगा? उसको सिलेबस के हिसाब से चलना है, उसको यूपीएससी को पकड़ना है, वो काम करेगा। हाँ, चलते हुए वो 10 बातें आपको समझा देगा कि आपको समझ पड़े, लेकिन वो उस स्तर को गिराओगे, कल को क्लास में टीचर आके ब्रीड समझाएगा, वेरायटी बताएगा, छोटे पशु बड़े पशु करेगा, तो ये क्लास क्या यूपीएससी के लेवल पे चलेगी? फिर आप चला लो चलो ऐसे, लेकिन वापस घूम फिर के तो आपको रास्ते पर आना पड़ेगा ना, मतलब समझाने के बाद फिर वापस। टीचर कैसे इतनी बड़ी क्लास में इस बात को महसूस करे कि एक बच्चा ब्रीड का मतलब नहीं जान रहा है। मैं उस बच्चे का दोष नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा देखना चाहिए था कि कुछ मैं भी कर लूँ, मतलब थोड़ा समझ लूँ कि क्या थोड़ा मेरी गलती तो नहीं हो रही है कहीं पर, थोड़ा मैं देखूँ। इतना कमजोर बेस के साथ तो मतलब ठीक नहीं लग रहा था मुझे ये बात। फिर वो बात आएगी होगी, मैं चला गया, क्या मैं उसको बोलता समझाता या क्या कहता मैं। तो यहाँ क्या है कि हम चारागाह लिखे और उसके बाद अब ये चारागाह जमीनें होती है गाँव में, उनको मतलब पटवारी के रिकॉर्ड में रहती है कि कहाँ कहाँ पर चारागाह जमीन है। अगर आप कानून को देखें तो वो जमीनों का अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई भी आदमी, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, और वो खाली रहनी चाहिए। गांव की प्लानिंग के हिसाब से ऐसा रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले और कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा कि 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है। अब उनके पास पशु है तो उसको चलाने के लिए वो जाएंगे कहाँ? ये उनकी तो अपनी जमीन नहीं है ना, जमीन से भी गए और पशु से भी गए। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? जमीन से भी गए पशु से भी गए। वो पशु लेके तालाब में जाता है तो वहाँ पे पंचायत ने ठेका दे दिया तालाब में कि यहाँ कमल गट्टी की खेती हो रही है, यहाँ पर पंचायत को इनकम चाहिए, उसने ठेकेदार को पकड़ा, उसको ठेका दे दिया, वो कमल गट्टी की खेती करा तालाब में। वो उसके पशु पानी पीने के लिए गए, उसने रोक दिया वहीं पर, किधर जा रहे हो? यहाँ पर तो हमारी ये कमल गट्टी की खेती हो रही है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सिंगाड़ी की खेती देखी कभी आपने? तालाब में होती है सिंगाड़ा। अब वो वहां से पशु लेके 200 भेड़ों के झुंड को घर पर पानी कौन पिला सकता है? तालाब में पिएगी वो। आप उनके आगे बर्तन रख के कितना पानी पिला देंगे? और गांव में पानी है कितना? पानी की कितनी प्रॉब्लम रहती है, विदर्भ वगैरह कहीं चले जाओ आप तो ये चीज को सोचना बहुत जरूरी है कि जो चारागाह जमीनें हैं, इनका एक पॉलिसी बनाए हम भारत में पशु चराई की कि क्या हमारा नीतिगत ढांचा है। उसके अंदर फिर हम इस बात पे ध्यान दें कि चारागाहों का संरक्षण करें, वो सीपीआर से हैं और पशुपालन के लिए चारागाहों की भूमिका मुख्य बन जाती है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखाया। सीपीआर का एक माइनस पॉइंट है क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं होता, इसलिए इसका अतिदोहन लोग कई बार कर लेते हैं। अतिदोहन करते हैं मतलब पेड़ लगे में तुमको पूरा उनकी पत्तियों को तोड़ के नीचे गिरा देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा भी होता है क्योंकि उसका कोई पर्सनल स्वामी नहीं होता है। तो पर्यावरण का ऐसा एक एस्पेक्ट बनता है कि इसमें थोड़ा सा पर्यावरण की इकोलॉजी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर आप कोई नियम बना सकते हो कि भाई इसको बेवजह आप खराब मत करो, तरीके से इसका इस्तेमाल करो। ये लोकल बॉडीज के हाथ में है कि पंचायत किस तरह का नियम बना के उसको चलाती है। लेकिन हम पर्यावरण तक क्यों जाएंगे पशुपालन की क्लास में? हमें क्या मतलब है? हम पशुपालन तक ही रहेंगे ना अपने आपको। फिर आप पॉइंट छेड़ोगे तो मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने जैसा हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल नहीं होगा आपसे। लेकिन मैंने उसका एक पक्ष बताया जो आपको ध्यान में रहे कि पर्यावरण भी इससे कनेक्ट होता है। ओपन एक्सेस रिसोर्स के मामले में यही प्रॉब्लम है कि सब लोग गंदगी छोड़ रहे हैं समुद्र के अंदर, जिसको मन में आ रहा है वो कोई उसमें परीक्षण कर रहा है, कोई उसमें क्या कर रहा है, क्योंकि वो किसी के पर्सनल नहीं है। आप अपने मेरीटाइम टेरिटरी के अंदर तो आपको इधर कैसे आगे, आपके बोट इधर कैसे आगे, आप उसको मिसयूज कर रहे हो। सब कंट्री अपने अपनी साइड में कर रहे हैं मेरीटाइम जोन बनाकर। तो एक ये आखिरी बिंदु लिखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत में पशुपालन क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च, आपकी समझ के लिए मैं ब्रैकेट में लिखा रहा हूं सरकारी खर्च, ब्रैकेट में लिख लो सरकारी खर्च और कोष्टक बंद कर दो। यहाँ सार्वजनिक खर्च से मतलब क्या है? सरकारी। पशुपालन क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च का स्तर काफी कम है। एक अनुमान के अनुसार यह जीडीपी का, तो देश का जो उत्पादन जीडीपी का मात्र 0.18% है, जबकि यह क्षेत्र भारत की जीडीपी में 4.2% का योगदान करता है।
तो खर्च को भी हमने जीडीपी के रूप में रखा और इसका योगदान जीडीपी में रख के अच्छा कॉन्ट्रास्ट हो गया कि 4 पॉइंट के हिसाब से देखें 0.18%, तो इसके साथ हम अन्याय ही कर रहे हैं इस क्षेत्र के साथ, जबकि जीडीपी से ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, कृषि से ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, फिर हम इसको पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? और सामाजिक न्याय और रूरल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, सभी निगाहों से ये है अच्छा एक एरिया है। फिर एक आप चेंज करके खत्म करेंगे इसको। देखिए आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद इस क्षेत्र के समक्ष विकास की अच्छी संभावनाएं, विकास की अच्छी संभावनाएं उत्पन्न हुई है, पूर्ण विराम लगाइए। न केवल लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि पशु उत्पादों की मांग की आय-लोच, पीछे लिख लीजिए इनकम इलास्टिसिटी, मांग की आय-लोच अच्छी होती है, लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण यह क्षेत्र अपनी संभावनाओं का उचित दोहन नहीं कर पा रहा है। एक वर्ड होता है इनकम इलास्टिसिटी, मतलब आप प्रेशर में मत रहो। लोच का मतलब होता है रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब जैसे मैं इसको टच करता हूं तो ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही, हम कह सकते हैं कि ये इलास्टिक नहीं है, मतलब जीरो इलास्टिक है, मतलब मैं इस पे फोर्स को चेंज करता हूं तो भी ये नहीं बदल रही। यहां तक तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे वस्तुओं की मांग के साथ भी होता है कई बार। मांग किसी वस्तु के ऊपर कौन दबाव डालता है? या तो उसकी कीमत ऊपर नीचे होती है तो मांग को ऊपर नीचे करते हैं ना, मतलब हाँ। और आय ऊपर नीचे होती है तो भी मांग पे असर पड़ता है उसका। आपने देखा होगा कि लोगों की इनकम बढ़ने पर वो कई वस्तुएं खरीद लेते हैं जो उनके पास पहले नहीं होती है। गाड़ी अगर छोटी है तो बड़ी ले आते हैं। इस तरह से वो कहीं ना कहीं मतलब अपने कपड़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, उनमें सब में ये दिखने लगता है, राइट। तो एक सिस्टम होता है इकोनॉमिक्स में कि अगर आप इनकम को चेंज कर रहे हो किसी प्रतिशत से, तो मांग कितने प्रतिशत चेंज हुई। 10% इनकम बदली किसी की, तो उसने किसी वस्तु की मांग को कितने परसेंट बदला। अगर 10% ही बदला हो तो हम कहेंगे कि नहीं ये ठीक रिस्पॉन्स दे रही है। 10% इनकम में चेंज हुआ, 10% सामने वाले ने मांग भी बढ़ा दी। तो अभी आप समझो, मतलब मैं मौका नहीं तो सूत्र भी इस्तेमाल करूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। सूत्रों से पास नहीं हो गया मैं, इसमें विचारों से हो गए, समझ गए। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि एक कांटा जो आपके पैर में लगा हुआ है उसको निकालने के लिए आप दूसरे कांटे का प्रयोग करते हो और फाइनली दोनों कांटे फेंक देते हो। इसको समझाने के लिए एक कांटा मान लो, मैं एक दूसरा कांटा लेके आया, फिर दोनों को हटाओ। आपको क्या करना है? लेफ्ट में जाके समझ होनी चाहिए कि जो आप लिख रहे हो उसको समझते हो। यही मेंस की रिक्वायरमेंट है। हमारा आय थोड़ी निकालनी है, बात ही तो कहनी है। उदारीकरण के बाद इनकम बढ़ी, भारत 2007 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। $1 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था पहली बार कब बनी? 2007 में। आज की तारीख में क्या वैल्यू है? 2.623 ट्रिलियन और 2.6 है तो 2.6 ट्रिलियन की साइज है हमारी। प्रति व्यक्ति आय भी लोगों की बड़ी है। आप लिविंग स्टैंडर्ड आमतौर पर देखते होंगे कि बड़ा वैसा ही दिखता है। तो उदारीकरण से इनकम बढ़ी लोगों की। अब हमें क्या देखना है कि अलग अलग वस्तुओं की रिस्पॉन्स अलग अलग होती है। जैसे नमक है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नमक की मांग नहीं बढ़ेगी। कोई आदमी से कहता हुआ सुना आपने कि मेरे को तो आज डीए मिला है, अपनी पत्नी के पास गया, मेरे को आज डीए मिला, चलो आज नमक हो जाए, आज डबल नमक खाएंगे। सुनो आप डबल नमक डालना। वो कह रहे हैं डीए के नशे में इतने चूर हो गए कि यही पता नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहे हो। नमक डबल किस लिए खाएंगे? मिठाई लेके आते ना। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे गाड़ी बड़ी जाम हो गई। विचार करना, मैं विचार जब जाओगे ना तो कमरा कब आ जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। सर ने आज ये बोला, नमक ऐसी चीज है, चाहे उसकी कीमत कम हो जाए, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए, चाहे आय आपकी बढ़ जाए, चाहे आपकी आय कम हो जाए, नमक उतना ही खाओगे जो आपकी आदत है। ड्रग्स के रही है, 10% इनकम में चेंज हुआ, 10% सामने वाले ने मांग भी बढ़ा दी। तो अभी आप समझो, मतलब मैं मौका नहीं तो सूत्र भी इस्तेमाल करूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। सूत्रों से पास नहीं हो गया मैं, इसमें विचारों से हो गए, समझ गए। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि एक कांटा जो आपके पैर में लगा हुआ है उसको निकालने के लिए आप दूसरे कांटे का प्रयोग करते हो और फाइनली दोनों कांटे फेंक देते हो। इसको समझाने के लिए एक कांटा मान लो, मैं एक दूसरा कांटा लेके आया, फिर दोनों को हटाओ। आपको क्या करना है? लेफ्ट में जाके समझ होनी चाहिए कि जो आप लिख रहे हो उसको समझते हो। यही मेंस की रिक्वायरमेंट है। हमारा आय थोड़ी निकालनी है, बात ही तो कहनी है। उदारीकरण के बाद इनकम बढ़ी, भारत 2007 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। $1 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था पहली बार कब बनी? 2007 में। आज की तारीख में क्या वैल्यू है? 2.623 ट्रिलियन और 2.6 है तो 2.6 ट्रिलियन की साइज है हमारी। प्रति व्यक्ति आय भी लोगों की बड़ी है। आप लिविंग स्टैंडर्ड आमतौर पर देखते होंगे कि बड़ा वैसा ही दिखता है। तो उदारीकरण से इनकम बढ़ी लोगों की। अब हमें क्या देखना है कि अलग अलग वस्तुओं की रिस्पॉन्स अलग अलग होती है। जैसे नमक है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो नमक की मांग नहीं बढ़ेगी। कोई आदमी से कहता हुआ सुना आपने कि मेरे को तो आज डीए मिला है, अपनी पत्नी के पास गया, मेरे को आज डीए मिला, चलो आज नमक हो जाए, आज डबल नमक खाएंगे। सुनो आप डबल नमक डालना। वो कह रहे हैं डीए के नशे में इतने चूर हो गए कि यही पता नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहे हो। नमक डबल किस लिए खाएंगे? मिठाई लेके आते ना। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे गाड़ी बड़ी जाम हो गई। विचार करना, मैं विचार के लिए जाओगे ना तो कमरा कब आ जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। सर ने आज ये बोला, नमक ऐसी चीज है, चाहे उसकी कीमत कम हो जाए, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए, चाहे आय आपकी बढ़ जाए, चाहे आपकी आय कम हो जाए, नमक उतना ही खाओगे जो आपकी आदत है। ड्रग्स कैसा होता है? मतलब पैरासिटामोल,
आज मेरे को डीए मिला, चलो पैरासिटामोल हो जाए। ड्रग भी आप मतलब ड्रग बोले तो ये पैरासिटामोल वगैरह उतनी खाओगे जितनी जरूरत बीमार है, तो लोग इनकम बढ़ने से पैरासिटामोल क्यों खाओ? कुछ चीजें ऐसी होती है मित्रों जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाती, कुछ ऐसी होती है जो थोड़ा थोड़ा दिखाती है, जैसे हरी सब्जियां, फल, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं दिखाएगी। थोड़ा बहुत फल ज्यादा खा लोगे फिर कभी आप बोर हो गए फल नहीं खाने। इतना ही बस बोलते हैं, हरी सब्जी इतनी खाएंगे। समेट मत है ना, मैं समेटने पर आ रहा हूँ। कोई पढ़ाना चाहता है, आप पढ़ना नहीं चाहते, ये भी जैसे कि हमारे यहाँ अच्छी नस्ल के पशु नहीं है, उनकी उत्पादकता उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा होना चाहिए वर्ल्ड क्लास जो उत्पादकता होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमें ब्रीड डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक अच्छा ट्रेंड मैन पावर भारत में हो, और साथ में उससे जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन से लेकर फ्रीजिंग जो होती है, मतलब वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए इंडिया में। और नस्ल के अलावा हमने बात की थी कि स्वास्थ्य वाला जो एक पॉइंट है कि भारत में कई पशु अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं, जिसमें मुंह और खुर की बीमारियां मुख्य है, तो उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा टीकाकरण पे फोकस करें, और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो होती है, नैदानिक सुविधाएं, जिनका मतलब ये होता है कि बीमारी का कारण क्या है उसका ठीक से पता लगाना, और डायग्नोसिस पर ही इलाज डिपेंड करता है। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। चारे का उत्पादन हमारे देश में ठीक नहीं है, 4.6% भाग पर ही हम चारे का कल्टीवेशन करते हैं। तो ज़्यादातर पशु जो इंडिया में है वो एग्रीकल्चर और अन्य अवशिष्टों का उपयोग करते हैं, तो उससे न केवल गुणवत्ता कमजोर हो जाती है, उत्पादकता मिल्क वगैरह को लेकर जो उत्पादकता होती है वो प्रभावित तो होती है, साथ में पर्यावरण वाले पक्ष भी हैं, जो मैंने मिथेन को लिंक करके आपको बताया था। और COP26 को आपने जाकर देख लिया होगा, अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं तो पता लगाया होगा कि COP26 क्लास में आया, इसका मतलब क्या है, राइट। तो वहाँ भी इसका एक इम्प्लीकेशन जिसको हम कहते हैं निहितार्थ, कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रतियोगिता का निहितार्थ क्या है, मतलब शब्दों को भी पता लगाना चाहिए कि यूपीएससी किन किन टर्म्स का इस्तेमाल करती है। एक बार सवाल पूछा गया था कि चीन और भारत के एफडीआई में क्या अंतर है, ऐसा एक सवाल आया था, और अगले भाग में पूछा कि इस अंतर के निहितार्थ क्या है। अब ऐसा कहा जाता है कि चीन में जो एफडीआई जाता है, मतलब विदेशी निवेश मान लो आप इसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं, अभी हम उसकी परिभाषा में नहीं जाने, मैं तो एक बात बताना चाह रहा हूँ। चीन में जो विदेशी निवेश जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो आप कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करते हो, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न लिखाने के बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ाऊंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल है। उसमें आप क्या करते हो, कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से आप कच्चा माल लेते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, फैक्ट्री मशीनें होती है, मैन पावर होता है, बिजली होती है, उनको आप प्रोसेस करते हो उनका उपयोग करके, और एक प्रोडक्ट बना लेते हो जो खाने के काम होता है। तो उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे होते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण कर रहे होते हैं। एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। तो जो भवन वगैरह हम लोग बनाते हैं, भवन वगैरह का निर्माण करते हैं, सड़क बनाते हैं, बंदरगाह बनाते हैं, ये सब किसमें आते हैं, निर्माण में आते हैं। और ये कच्चे माल को लेकर किसी मशीन का उपयोग करके कोई चीज़ आप बनाते हो, चाहे कपड़ा बनाते हो या खाने की चीज़ हो या रक्षा उपकरण हो, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण कहते हैं। चीन में जो जाता है निवेश वो विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा जाता है, और हमारे यहाँ जो निवेश आता है वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आता है। जैसे बैंक्स में आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज में आएगा, ई कॉमर्स, जैसे अमेजन को देखते हो आप, तो ये जो अमेजन सर्विस देता है आपको, और फ्लिपकार्ट को देखते हो आप, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट ने निवेश किया, आपको पता होगा 77% हिस्सा फ्लिपकार्ट में किसका लगा हुआ है, वॉलमार्ट का लगा। तो फ्लिपकार्ट क्या काम करता है, मतलब ई कॉमर्स का काम करता है। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हो, जिसमें डिजिटल वस्तुएं भी शामिल है, मतलब इसे परिभाषा दी जाती है सरकार की ओर से। तो कई प्रकार की वस्तुओं का लेन देन करते हो जिसमें डिजिटल वस्तुएं भी शामिल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ये किसमें आता है, मतलब ई कॉमर्स, कॉमर्स जो करते हैं ये किसमें आता है, ये सेवा में आता है या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग है, आप क्या बोलते हो? ई कॉमर्स जो ये व्यापार होता है, जो हम फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके लेन देन करते हैं, ये किसमें आएगा बताइए? सेवा में आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, लगते किस लिए? डरा मत करो, गलत थोड़ी कर रहे हो, नहीं आना पे अपराध नहीं होता है, गलती करते हो वो गलत है, वो तो आपका मन करेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और मुझे मालूम था कि आप उत्तर दोगे, इसलिए मैंने आपका चुनाव किया इतनी बड़ी क्लास। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये सब क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ट्रेड और कॉमर्स, कॉमर्स हमेशा सेवा क्षेत्र में आते हैं, क्रय विक्रय करना। यहाँ जो दुकानदार जितने भी हैं, क्या आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उन्हें? वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, मतलब एक सर्विस दे रहे हैं, आपके नज़दीक वो वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या चीज़ हुई है, सर्विस से। आप अपने उस दुकानदार को नोटिस करो तो उसको बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सड़कों की आवश्यकता नहीं है, उसको बहुत बड़े बंदरगाहों की जरूरत नहीं है, उसको एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत नहीं है, व्यापार करने में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को बनाते हो, मतलब बनाने और बेचने में डिफरेंस है, बनाना आसान नहीं होता है, बेचना आसान होता है। अमेजन को बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, क्या उसको एक वेबसाइट चलानी है जो स्मूथ चलनी चाहिए, बस कोई भी उस पर जाए तो हैंग नहीं हो, मतलब टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रखा है। सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में न तो ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है, लेबर नहीं होगा तो श्रम कानून भी लागू नहीं होंगे, आपको पावर वगैरह की भी उतनी जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे देश में एफडीआई की साइड में ज़्यादा होता है, सेवा में ज़्यादा होता है, क्योंकि इन चीज़ों की हमारे यहाँ कमी है, और चीन में ये चीज़ें बहुत है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जाता है। तो यूपीएससी ने पूछा कि अंतर क्या है, अंतर तो आपको ये बताना था कि भारत में सेवा क्षेत्र में आता है, चीन में विनिर्माण क्षेत्र में जाता है। अगला भाग पूछ रहा है कि रोजगार को लेकर इसका निहितार्थ क्या है। निहित प्लस अर्थ दो शब्दों से बनाए,
जो अर्थ हमें सामने नजर नहीं आता है, बैकग्राउंड में रहता है, एकदम क्लियर पता नहीं लगता, उसको हम निहितार्थ बोलते हैं। रोजगार को लेकर इसका निहितार्थ क्या है, इसका मतलब ये आपको बताना था उसमें कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। क्योंकि विनिर्माण जब आप करते हैं, जैसे कैमरा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इसमें कई सारे पार्ट्स लगेंगे, अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं। जो ये कंपनी, जो भी इसका नाम है यहाँ पर, वो असेंबल कर सकती है, असेंबलिंग करके फिर उसने अपना एक स्टाम्प लगा दिया कि हम ये कंपनी है। एप्पल क्या करता है, चाइना की बैटरी यूज कर रहा है, दूसरे पार्ट्स यूज करके असेंबल करके अपना, बस उसके प्रोसेसर्स उसके होते हैं जो उसको डिस्टिंक्ट करते हैं अन्य कंपनी से कि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकता, आपकी डेटा कहीं आसानी से लीक नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। बाकी कई सारी चीज़ तो कैमरा किसी और कंपनी का लेता होगा, एप्पल खुद कैमरा थोड़ी बनाता है, खुद वो बैटरी क्यों बनाएगा, जब उस काम को वो दूसरे से करवा सकता है तो अपना दिमाग उसमें क्यों लगाएगा। और आपको मैं बता दूँ, एप्पल को सबसे ज़्यादा पार्ट सप्लाई करता है सैमसंग, और सैमसंग के साथ ही उसकी कॉम्पिटिशन भी है स्मार्टफोन के केस में, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, और फिर भी एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, मतलब बैटरी वाला जुड़ गया, ऐसे कोई प्लास्टिक वाला जुड़ सकता है, ऐसे कैमरे वाला जुड़ सकता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो जुड़ सकता है, उसमें डायोड हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकती है, जो आप साइंस में पढ़ते हैं, वो अलग अलग कंपनियों से लेकर फिर वो बनता है। अगर आप यूँ फैला के देखेंगे तो हर कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई होने के कारण एक फोन की मैन्युफैक्चरिंग टोटलिटी में बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। कार इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, सीट कवर बनाने वाली लोग अलग हैं, बैटरी एक्साइट की बैटरी लगती है या और कंपनी की सोनिक वगैरह की वो अलग कंपनी है, मिरर कोई और बना रहा है। कार कंपनी किस चीज़ से जानी जाती है, दो चीज़ों से, कार की डिजाइनिंग से और कार की जो इंजन है, जैसे कहते हैं होंडा का इंजन बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे वो कंपनी इंजन से फेमस होती है। टोयोटा वगैरह जो भी है वो अपने इंजन से फेमस होती है। ये गाड़ी खरीदने के बाद 20 साल तक इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एक अलग बात है कि भारत में डीजल गाड़ियों को हम 10 साल से ज़्यादा नहीं चलने देते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक कार के अंदर कितने सामान लगे हुए होते हैं, तो जब कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कई सारे दूसरे इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है। अगर आप सबके रोजगार को जोड़ोगे तो टोटलिटी में काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये सेवा क्षेत्र में नहीं हो पाता है, इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं दृष्टि का एक स्टाफ मान लो मुझे, इस तरह से देखो आप मुझे। अब जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो इस समय मैं कोई कच्चा माल थोड़ी ले रहा हूँ किसी से, लेकिन अगर आप कारें जितनी बनाओगे उतने ही आपको पार्ट्स भी खरीदने पड़ेंगे, मतलब जितना इधर प्रोडक्शन होगा उतना ही उधर से आपको माल लेना पड़ेगा। लेकिन सर्विस में तो ऐसा नहीं है। आप बैंक में चले जाइए, बैंक ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपका अकाउंट खोल रहे हैं, वो किसी से क्या ले रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही ना। कनेक्टिविटी बस कभी कभार आती है उनकी, जब उनको कंप्यूटर खरीदना होता है, टेबल चेयर खरीदने होते हैं, एक बार सेटअप तैयार कर दिया, तो जो रूटीन वो सर्विस देते हैं उसमें किसी का क्या अंश लेते हैं, कोई अंश नहीं ले रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। और मैं ये सब बातें इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप जितने समय से पहले सावधान हो जाएं उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि पढ़ने में मन लगे, और पढ़ने में मन लगेगा तो पढ़ाने में भी आसानी होगी, राइट। तो ये मेरा मकसद है और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या है कि निहितार्थ शब्द जो है, तो आपको फिर मैं बताना था बाद में सेकंड पार्ट में कि विनिर्माण क्षेत्र में अग्रगामी और पश्चगामी। अब आप जब तक तकनीकी लैंग्वेज नहीं लिखोगे फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको कारण बताना पड़ेगा ना कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, इसलिए चीन में रोजगार ज़्यादा पैदा होता है और भारत में सेवा क्षेत्र के अंदर रोजगार उतना जनरेट नहीं होता है। तो एफडीआई की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए जो आपके रोजगार को भी साथ में लेके चले। इस मामले में भारत पीछे रह गया है और जरूरत है कि भविष्य में भारत को विनिर्माण क्षेत्र को आगे लाना चाहिए ताकि हम एफडीआई को रोजगार परक बना सकें। इस तरह से आपको इसका उत्तर लेखन करना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप लिखोगे कि अग्रगामी पश्चिगामी कड़ियाँ बनती है इसमें। जैसे कार के बारे में हम कह रहे हैं कि इधर से भी ले रहा है और कार चूंकि फाइनल बन गई तो आगे उतना नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोई मिड पॉइंट ले लो, आप एक इंजन ले लो, तो इंजन में तो आगे भी फॉरवर्ड भी उसका लिंक बन रहा है, बैकवर्ड भी बन रहा है, ऐसे करके दोनों तरफ एक मार्केट बन रहा है। अब ये पढ़ाऊंगा मैं आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो इसमें भी ऐसे लिंकेज बनते हैं। कृषि से लेता है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आगे जाएगा तो कृषि को भी तो बेनिफिट मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या सेवा में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ज़्यादा इंप्लीमेंट संभाव्यता रखता है। तो निहितार्थ कि इसका मतलब क्या है, इस तरह के जो टर्म्स आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और देखते हैं तो 3-4 प्रश्न आप पशुपालन से रिलेटेड लिख लें। पहला प्रश्न लिखिए, पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बताइए। अगला भाग लिखिए, आपके अनुसार भारत में किस प्रकार पशुपालन क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न लिखिए, अल्प रोजगार और छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं अगला भाग लिखिए, पशुपालन किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न लिखिए, समन्वित ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। इस संदर्भ में पशुपालन की भूमिका बताइए। अगला प्रश्न लिखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है
अगला भाग लिखिए, क्या आपको लगता है कि पशुपालन जेड बी एन एफ, मतलब पूरा नहीं लिखा कि मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, जेड बी एन एफ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी हो सकता है? नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सीपीआर से आप क्या समझते हैं? सीपीआर से आप क्या समझते हैं? अगला भाग लिखिए, अति निर्धन लोगों की आजीविका में इनका क्या महत्व है? तीसरा भाग लिखिए इसे का, क्या सीपीआर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन को चुनौती प्रस्तुत करते हैं? और कभी कभी 3 भाग भी पूछ लेता है यूपीएससी, और ज्यादा वर्ड लिमिट भी नहीं देता है, और प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि कैसे कैसे इसमें जाना है। अगर आप, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपने जो सवाल दिया तो उस पर मैं ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, उसको वो कमजोरी समझने लग जाते हैं कि मैं तो इतने वर्ड से नहीं लिख पा रहा, जबकि वो कमजोरी नहीं है, वो एक गुण है। ज्यादा क्यों लिखना चाहते हो, मतलब इतनी नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। 150 वर्ड लिमिट को भी अगर आप मान के चलते हो कि ज्यादातर सवाल 150 की एक वर्ड लिमिट में आते हैं इकोनॉमिक्स में, और आपको ज्यादातर सवाल दिखेंगे 2 भागों में बटे हुए, और कभी कभी तो 3 आ जाते हैं। एक बार एक सवाल पूछा गया कि समावेशी विकास के लक्षण बताइए, एक भाग था। दूसरे भाग में पूछा कि क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है, और तीसरे में पूछा कि भारत में समावेशी विकास के उपायों का परीक्षण करो, मतलब उपाय बताने भी हैं और उनका परीक्षण भी करना है साथ में, और वर्ड लिमिट है 150। तो जब आप इस प्रश्न को लिखोगे तो सीधा तो नहीं उतरोगे इसमें, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया समावेशी विकास के निम्न लक्षण होते हैं, बहुत खराब राइटिंग मानी जाएगी, मतलब लेखन कौशल खराब माना जाएगा। राइटिंग तो आपकी जैसी भी है। सागर में भी जब उतरते हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ऐसे ढाल होता है, ऐसे डायरेक्ट सागर में नहीं जाया जाता है। कोई भी विषय में एकदम नहीं एंट्री होती है, कुछ आपको बैकग्राउंड तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि परिभाषा के मूड में नहीं हो क्योंकि परिभाषा लंबी बनेगी इसकी, वो मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन आप यहाँ से तो शुरू कर सकते हो कि भारत में समावेशी विकास को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, मतलब समावेशी विकास को पाना चुनौती है इस समय। ऐसे लिख लो चाहे, या आप ऐसे लिख लो कि भारत में समावेशी विकास एक नियोजन का लक्ष्य है। आप किसी भी शुरुआत को आदर्श नहीं बोल सकते कि यही फ्रेम होता है। मैं इसलिए हमेशा मना करता हूँ कि ये फ्रेम की जो मांग आप करते हो, हर काम टीचर से करवाना चाहते हो कि ये प्रश्न है इसको सोल्व भी आप कर दो, जो आप लिखा रहे हो प्रश्न उसके उत्तर भी आप ही दे दो, सारे फ्रेम आप ही बना दो। तो ऑब्जर्वेशन कब विकसित होगा? जैसे हम क्लास में लिखते हैं तो मैं कैसे लिखा रहा हूँ आपको, उसको ऑब्जर्व क्या करो ना, आपको थोड़ा इंतजार करो, आप जब पूरा पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सारे प्रश्न मैंने लैंग्वेज में सोल्व कर दिए, बिना उनका हेडिंग लगाए, आपको बिना इस चीज का कोई जो तारतम्यता होती है ना, इसको कोहेसिवनेस कहते हैं कि ऊपर का पैराग्राफ नीचे का फिर उसके नीचे का, जो ये उनके बीच में जो बंधन होता है आपस में, वो बिना तोड़े आपके सवाल भी सोल्व हो जाएंगे। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम सीखो आप कि कैसे इसको बोला जा रहा है। जैसे तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, दोस्त एक सवाल बातें उठा लिया आपके सामने, मैं इस इरादे से थोड़ी आता कि मैं चीन और भारत के बारे में आपसे बात करने वाला, तो क्लास में आने के बाद ही समझ आता है कि बोलना क्या है, और ये मोटिव में पता होता है कि आज पढ़ाना क्या है। तो समावेशी विकास की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? कोई भी शुरुआत बढ़िया हो सकती है, उसके लिए कोई फिक्स फ्रेम नहीं होता। समावेशी विकास भारत के लिए एक चुनौती है, या समावेशी विकास भारत के नियोजन का एक लक्ष्य है, विशेष रूप से SDG 8 के अंतर्गत, और आपको वैल्यू डालनी है उसमें, तो कोमा लगा के लिख दीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8। मार्क्स उछल जाएंगे इसे, वो समझ जाएंगे कि ये छात्र कैसे रिलेट कर रहा है इसको, क्योंकि भारत ने 2030 के लिए मतलब 17 गोलों को अचीव करने के लिए भारत ने बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 17 है संख्या, और हमने उनको अपना लिया है, ये भी आपको पता होगा। तो नियोजन का पार्ट हुआ ना ये, 8वें नंबर का गोल समावेशी विकास से जुड़ता है। तो वहां से शुरू करने के बाद फिर आपको आना है कि समावेशी विकास में ये बातें होती है कि अमीर और गरीब के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, अग्रणी राज्य पिछड़े राज्यों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, आय की विषमताएं नहीं होनी चाहिए, संपत्ति की विषमताएं नहीं होनी चाहिए। कितने लक्षण लिख दोगे आप? लिख दीजिए 4-5 है, और बाद में आगे लगाना सीखो, आगे पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट थोड़ी बनानी है। ये तो कल आपको सीखनी पड़ेगी ना, वो समय तो लानी पड़ेगा कि जब आप मतलब अपने आप को तैयार करोगे कि भैया मुझे सीरियस होकर पढ़ना है, तो कई सारे काम बाकी हैं। फिर उसके बाद आप कहोगे कि भारत में समावेशी विकास है या नहीं, उसके लिए हेडिंग थोड़ी लगेगा कि भारत में समावेशी विकास नहीं, आप पैराग्राफ चेंज करके कहोगे कि वर्तमान में भारत में समावेशी विकास की स्थिति नहीं है, भारत में अपवर्जी विकास हो रहा है। अपवर्जी का मतलब जो बाहर करता है, किसी को बाहर निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास का उल्टा क्या होता है? अपवर्जी विकास। इस संदर्भ में निम्न तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है। फिर आप तथ्य दोगे कि भारत की टॉप 10% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 57% की भूमिका रखती है। कल की क्लास में बोला था भारत की टॉप 1% जनसंख्या भारत की 51.5% संपत्ति रखती है। अब आपको लगे कि मेरे वर्ड लिमिट जा रहे हैं, तो वहां पर समेटने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप बताओगे कि क्या उपाय अपना सकते हैं। तो आपने कहा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू होनी चाहिए। तो प्रगतिशील कर प्रणाली अमीर लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है, तो आपको परीक्षण करना पड़ेगा इसका। अमीरों पर ज्यादा टैक्स होने की वजह से ये समतामूलक समाज को लेकर आएगी, एक लाइन। फिर दूसरा लिखा अवसरों की समानता। तो आप लिखोगे कि ये अंतर क्यों आता है किसी की जिंदगी में, कि कोई बहुत अमीर हो जाता है, कोई बहुत गरीब रह जाता है, एक भाई 2 भाई ये माता पिता के, एक आईएएस बन जाता है, एक किसान रह जाता है। कभी आपने सोचा कि विषमताओं की जड़ कहां पर है? अवसरों के अंतरों में है। मनन करना क्लास टूटने के बाद, अवसरों के अंतरों में विषमता का वास रहता है।
ये पढ़ते हुए जा रहे हो आर्टिकल 16 एंड व्हाटएवर इस संविधान के अंदर, हम सोचते नहीं है कि अवसरों की बात क्यों कही गई और क्षमताओं की बात क्यों की गई। अवसर लेने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। आपको कोई कहे कि आप मतलब बैडमिंटन खेलो, आपको खेलने की आ जा रही है, तो कैसे खेलोगे? आपकी बॉडी साथ देगी तब तो खेलोगे। तो अवसर भी किस पर डिपेंड करते हैं? क्षमताओं पर। ऐसे चीजों को लिंक किया जाता है। तो आप वहां पर लिखोगे कि अवसरों की समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि विषमताओं का मुख्य कारक अवसरों की विषमता होती है। ये परीक्षण कर दिया। तीसरा फिर कि सबको शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो आप लिखोगे कि अवसरों का लाभ लेने के लिए लोगों का क्षमतावान होना जरूरी है। अतः जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया जाए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य से लोगों को क्या मिलती है? क्षमता। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्षमता है, शिक्षा की क्षमता है, और खड़ा हूँ, ये मेरे स्वास्थ्य की क्षमता है। और 7वें घंटे पर मैं चल रहा हूँ टीचिंग में, पढ़ाते हुए, ये 7 आवर्स वाले स्टेज में 7 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बैठा नहीं हूँ। तो मेरी कैपेसिटी ने मुझे खड़ा कर रखा है। तो कैपेसिटी से आप अवसरों की तरफ जाते हो। एक दिव्यांग व्यक्ति को आप कहते हो कि आपको मूवमेंट की फ्रीडम है, कोई भी व्यवसाय करने की फ्रीडम है, क्या वो संवैधानिक स्वतंत्रताओं का सही मायने में उपयोग कर सकता है? तो हम समाज को क्षमतावान बनाए बगैर उनको राजनीतिक स्वतंत्रताएं देते हैं, तो हम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं। मेरे कहने का ये बात, तो आप समाज में क्षमता लेके आइए, शिक्षा और स्वास्थ्य लेके आइए। इसीलिए जीएस सेकंड जो आपका पॉलिटी का पेपर है, उसमें एक बार सवाल पूछ लिया गया कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर क्यों दिया। वहाँ अंदाज से लिखोगे कि किसी को भी पूछा कि शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर क्यों देना चाहिए, तो कोई भी जोड़ के कुछ भी लिख देगा। जोड़ के कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते। उन्होंने आगे लिख दिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो उनके विचार ही आएंगे उसमें। और उन्होंने ये कहा है कि क्षमता समाज में लाने के लिए आपको शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अगर आपको छोटा मतलब है कि आपको बहुत वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ये आपकी कमी नहीं है। मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूँ कि आप अपने मन में ये कमजोरी नहीं लेके आए, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा विस्तार कर सकते हो 1-2-3 लाइनों में, और तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम आम जिंदगी में भी तो फालतू बातें करते हैं, बात इतनी सी होती है उसको फैलाते हैं। वो कला लेखन में क्यों दब जाती है? फिर वहाँ भी उसको फैलाना सीखो आप, तो आराम से हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनको आप करिएगा। और हम नया अध्याय लेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित 2 प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसे ए लगा के पहला लिखिए, विनिर्माण गतिविधि। इंग्लिश में भी लिखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। विनिर्माण गतिविधि। अब पूरा पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिखना शुरू करिए, इसको यही डिफाइन करेंगे हम। तो लिखिए, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से लिए गए उत्पादों को श्रम, शक्ति, मशीन आदि का प्रयोग करते हुए वाणिज्यिक मूल्य रखने वाले खाद्य पदार्थों में बदला जाता है। पूर्ण विराम लगाइए। मतलब इसमें ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, वाणिज्यिक मूल्य रखने वाले। और आप कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यहाँ से प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब अच्छा माल लेते हैं और उसको लेके आते हैं यहाँ पर। मतलब कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ पर लेके आते हो। वहाँ श्रम, शक्ति, मशीन, मतलब मैन पावर, एक तो हो गया मैन पावर, एक पावर हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मशीन्स हो गई। वो सब मिलके ऐसे खाद्य पदार्थों में उनको बदला जाता है जिनका वाणिज्यिक मूल्य हो। ये नहीं लिखा अगर आपने तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। वाणिज्यिक मूल्य लिखना क्यों जरूरी है वो मैं बता देता। डोमेस्टिक चीज के लिए, मतलब डोमेस्टिक उपभोग के लिए कोई चीज बना रहे हो, भले ही आपने कृषि से लिया हो या पशुपालन से कोई लिया हो, मत्स्य पालन से लिया हो, घर में लाए उसे और आपने मशीन का प्रयोग किया। घर में भी छोटी मशीनें होती है, जूसर होता है जैसे, तो आप कोई फ्रूट्स लेके आए और घर में जूस निकाल लिया, तो प्रोसेसिंग तो हो गई, क्योंकि जूस किस तरह का आइटम हुआ? प्रोसेस्ड आइटम हुआ, प्रोसेस करके निकाला ना जूस आपने, छान के और करके। अब वो जो जूस है वो इस इंडस्ट्री में नहीं काउंट होगा, क्योंकि उसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। आपने उसको अपने घर के इस्तेमाल के लिए बनाया है, भले ही मशीन का प्रयोग हुआ है, श्रम भी लगा होगा क्योंकि आपको काम तो करना ही पड़ा होगा, पावर भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि जूसर को चलाने के लिए आपने बिजली का इस्तेमाल किया,
तमाम चीजें आपने की जो आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में होती है, लेकिन कमी क्या रह गई कि इसको आपने मार्केट के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। हम जब भी इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो घर को देखकर पढ़ते हैं या मतलब अपने कंट्री को देख के पढ़ते हैं? कंट्री को देख के पढ़ते हैं। उस हिसाब से इसकी बातचीत हो रही है। जब हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और एक चीज और बता दूं, उद्योग शब्द जो आप सोच रहे हो या मशीन की बात हो रही है, उद्योग का अर्थ ये नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें, मैं कल भी कितनी बातें की थी आपसे। नंबर आपको पेपर आप देखेंगे बहुत आसान लगेंगे कि ऐसा कोई पेपर यूपीएससी में नहीं आ रहा है जिसको आप नहीं कर सकते हो। बस थोड़ा सा जागरूकता रखनी है, अवेयरनेस रखनी है कि जो मैं शब्द पढ़ रहा हूँ प्रश्न में वो उसका क्या मतलब है, जो मैं लिख रहा हूँ तो उसको मैं कितना समझ के लिख रहा हूँ, कि कोई कमी तो नहीं छूट जा रही है, एक शब्द को ड्रॉप कर देने से मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पर आपको काम करना है। और मैं अगर आप इकोनॉमिक्स में राइटिंग स्किल बना पाए कोई भी, तो आपको ये फायदा हर विषय में रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर। क्योंकि आर्ट विषय विषय की नहीं होती है, मतलब आर्ट एक आदमी की होती है। तो आप उसको अगर डेवलप कर लिए तो आपके ऑप्शनल में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फिर आप उतनी बात करोगे जितनी जरूरत है। ज़्यादा भर के लेखन करने से नंबर नहीं आते हैं। जो प्रासंगिक लेखन है वो करो और जितना जरूरी चाहिए वो शब्दों का चुनाव करो, उसके बाद फिर मार्क्स आने लगेंगे। तो इसमें क्या है कि घर के इस्तेमाल की बात नहीं हो रही। मैंने कहा उद्योग शब्द जो आप सोच रहे हो, उद्योग का सही मतलब होता है फर्मों का समूह, मतलब अ ग्रुप ऑफ फर्म्स डूइंग सिमिलर एक्टिविटी, समान कार्य करने वाली फर्मों का समूह। जैसे आप बोलते हो कार उद्योग, अब ध्यान से सुनना, जब आप कहते हो कार उद्योग, क्या ख्याल आता है आपके मन में? बहुत सारी कार बनाने वाली कंपनियों का आइडिया आता है आपको। कहते हैं ना भारत का कार उद्योग आरबीआई के कारण, मतलब जैसे सपोज आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी, रेपो दर बढ़ा दी, तो ब्याज दर बढ़ जाएगी। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि लोगों को ज्यादातर बैंकिंग आता है इकोनॉमिक्स में। वो इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये इकोनॉमिक्स है। उन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स का मतलब यही निकाला। तो रेपो रेट बढ़ गई तो ब्याज दरें बैंक बढ़ा देते हो, तो हमेशा तैयार रहते हैं। आईएमएफ कहता है कि भारत के बैंक ब्याज दरें कम करने में कम रुचि दिखाते हैं और ज्यादा जल्दी से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको ब्याज दर बढ़ाने में फायदा है। दृष्टि को फीस बढ़ाने में फायदा नहीं होगा। तो उनको ब्याज बढ़ाने में अच्छा लगता है, वो तुरंत अनुपालना करते हैं। और जब रेपो रेट कम करते हैं तो बड़ी आनाकानी करते हैं, नए नए बहाने बनाते हैं। जो मैं बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, जो बेस रेट का कॉन्सेप्ट आया, एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट आया, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का जो कॉन्सेप्ट जनक्लास समिति के कहने पर आया, उन सबको लिंक करके चलेंगे हम क्लास में। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, ब्याज दर बढ़ गई। सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे आएगा? ऑटो इंडस्ट्री पर। एक में बोलूँ ऑटो इंडस्ट्री और एक में बोलूँ कार इंडस्ट्री, क्या फर्क है? ऑटो बोलूंगा तो बाइक भी आ जाएगी, स्कूटर भी आ जाएंगे, कार भी आ जाएगी, बस भी आ जाएगी, ट्रक बनती है तो वो भी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो कंपनियां ये बनाती है उन सबके समूह को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इंडस्ट्री। जब हम कार इंडस्ट्री बोलेंगे तो कार बनाने वाली कंपनियां उसमें आ जाएगी। किसी अखबार वाले ने लिखा कि ब्याज दर बढ़ने से भारत की ऑटो इंडस्ट्री, विशेष रूप से कार इंडस्ट्री पर ज्यादा फर्क पड़ा है। तो उस न्यूज को पढ़कर आप क्या महसूस करते हैं, मतलब क्या ज्ञान प्राप्त होता है? अब ये तो सोचोगे कि जितनी भी कंपनियां कार बना रही है उनकी कह रहे हैं लोग। इस हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हम कौन सी फर्मों के समूह को पढ़ने वाले हैं जो क्या काम करती है? खाद्य वस्तुओं को बनाती है। उद्योग का आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो, लेकिन कभी अर्थ शायद ही पता लगा होगा कि जिस चीज को मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ उसका मतलब मेरे को ख्याल ही नहीं आया कि मैं इसका अर्थ भी पता लगाऊं। जैसे बच्चों से पूछो करप्शन क्या है, 90% बच्चे करप्शन का सही अर्थ नहीं बता पाते। मैंने कई बार देख लिया है। वो इतना अनैतिक चीजों को करना, गैर कानूनी चीजों को करना, इस तरह से डिफाइन करते कई बार। आप विचार करना इस बात पर और अपने दिमाग में ढूंढना कि करप्शन किसको कहते हैं। तो उद्योग फर्मों का क्या है? एक समूह है। हम यहाँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री बोले तो जो आपके सेंस में बोलते हो कि एक किसी कंपनी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे एरिया को पढ़ रहे हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एज एन एरिया इंडिया में किस तरह का विषय है, इसके विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसको क्या समस्या आ रही है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन हम क्या दें, इस तरह की बातें हो रही है क्लास। इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह का है, वो कैसे चल रहा है, सब आपके टॉपिक्स के अंदर है, मतलब आप सिलेबस देखोगे। तो कुल मिलाकर जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, फर्मों के समूह की बात कर रहे हैं, तो फिर हम घर की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब घर में जूस निकालते हैं उसका उद्योग से क्या लेना देना जब हम फर्मों के समूह की बात कर रहे हैं? क्या घर फर्म होता है? घर को क्या कहते हैं? हाउस होल्ड, परिवार। तो सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है ना। टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या है, पशुपालन में क्या है, आधे विषय तो हमें ऑलरेडी आते हैं, ये आता हम मान लेते हैं। जब पेपर होता है तो नंबर क्यों नहीं आते? फिर एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, शब्दों का चयन ठीक नहीं है, प्रश्न समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे उसे? तो इसमें कॉमर्शियल वैल्यू जो रखेगा पदार्थ वही इस इंडस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब क्या है? फर्मों का एक समूह जो समान टाइप के काम कर रही है। जब आप कहोगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो सभी एक जैसा काम कर रही है, एक अलग बात है कि कोई खाने के सामानों में वैरायटी है, कोई बिस्किट बना रहा है तो कोई टॉफी बना रहा है, कोई मिनरल वाटर बना रहा है, मिनरल वाटर भी इसी में आता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी इसी में आता है, दूध भी इसी में आता है। तो धीरे धीरे हम बातचीत कर लेंगे इस मामले पर। तो ये विनिर्माण गतिविधि का अर्थ मैंने आपको बताया कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से जो उत्पाद लिए जाते हैं उनको श्रम शक्ति मशीन का उपयोग करके ऐसे पदार्थों में बदला जाता है जो वाणिज्यिक मूल्य रखते हैं, या वाणिज्यिक मूल्य रखने वाले पदार्थों में बदला जाता है। वाणिज्यिक मूल्य रखने वाले पदार्थ में बदला जाता है, इस लैंग्वेज छोटी हो जाती है। और मैं आगे ये लिखा था कि जो वाणिज्यिक मूल्य रखते हैं तो लैंग्वेज आपकी बड़ी हो जाती है। मतलब लिखना की वो होनी चाहिए कि छोटा भी लिख दें और हमारा काम भी हो जाए। ये तो इसका मतलब निकला। एक कंप्लीट किया हमने विनिर्माण गतिविधि। अब भी लिखे अन्य गतिविधियां, और देश लगा के पैराग्राफिंग करके लिखे, जिनसे या तो खाद्य पदार्थों का जीवन काल मतलब जो उनकी लाइफ है, जीवन काल बढ़ जाता हो, या जिनसे खाद्य वस्तुओं को उपभोग के लिए अधिक सहज स्थिति में
पहुंचाया जाता हो। मतलब ये प्रधान नहीं है, मतलब प्रधानता तो मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब किसी चीज का बनाते हो वही मैन है। लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी होती है जिनसे आप क्या करते हो कि एक प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में कोई सामान रखते हो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज कोई पूछे आपसे कि ये किस क्षेत्र में आएगा, मतलब किस उद्योग में आएगा, तो आप क्या बताओगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आएगा, क्योंकि वो सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ऐसे ही कई सारी पैकेजिंग भी होती है। पैकेजिंग जैसे आपने देखा होगा, एक पैकेजिंग होती है टेट्रा पैकेजिंग। तो आप जूस देखते हो, कई सारे जूस 6 महीने चलते हैं, दूध भी 6 महीने चलता है, तो किस चीज पर डिपेंड करता है, पैकेजिंग के। सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उससे। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो डालने से भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो काम होता है, कोल्ड स्टोरेज, प्रिजर्वेटिव, पैकेजिंग, इस तरह की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती हो, वो चीजें भी किसमें आएगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के दायरे में आएगी। और एक होता है कि उपभोग के लिए ज्यादा सहज स्थिति में पहुंचाना। जैसे फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, मतलब उसको कैप्सूल के अंदर डालेंगे तो हमें आसानी होगी उसको कंज्यूम करने में, क्योंकि इससे स्मेल आता है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान उसको आसानी से नहीं खा पाता है, तो आप उसको कैप्सूल में डाल देते हैं। ऐसे ही जैसे आप कहते हो पुदीने का एक्सट्रैक्ट होता है, पुदीना, इस तरह की जो गोलियां या वो कैप्सूल्स मिलते हैं जिसमें पुदीने का एक्सट्रैक्ट रहता है बराबर, आप डायरेक्ट लोगे तो आपकी टंग को बर्न कर सकता है। तो आपने कैप्सूल लिया, फिर ऊपर से पानी पी लिया, तो वो इस तरह का जो काम होता है जिसमें प्रोडक्ट की नेचर चेंज नहीं हो रही है, केवल आप उसको कैप्सूल में बंद कर देते हो ताकि आप आसानी से उसका क्या कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। तो या तो लाइफ बढ़ती हो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को क्या करते हो, उपभोग के लिए अधिक बेटर पोजीशन में लोग उसका उपभोग कर सके, ऐसे फॉर्म में ले आते हो। उसमें कैप्सूल वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी इसके अंदर ही काउंट होगी। इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का। तो प्रस्तावना में हमने इसके अर्थ को उठाया। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए, भारत में इस उद्योग का महत्व। सिलेबस में दे रखा है सिग्निफिकेंस, इसका पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, यह है उद्योग उत्पादन, उपभोग और निर्यातों की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत के कुल खाद्य बाजार में यह उद्योग लगभग 32% का योगदान करता है। तो जो फूड मार्केट है, खाद्य वस्तुओं का जहाँ लेन देन होता है, तो सारा प्रोसेस्ड फूड नहीं है। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं बाहर से, तो ये प्रोसेस फूड नहीं है, मतलब फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दूध लेते हैं किसी दूध वाले से, आप पाउच नहीं होना चाहिए, मतलब ड्रम वाले से दूध ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है ये। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे मसाले खरीदते हैं, हल्दी है, मिर्च है, वो पैकेट नहीं लेते हैं उसका। गाँव में जैसे लोग होते हैं वो सीधा खरीदते हैं, पास के शहर में जाकर फिर उसको कूट के अपना तैयार करते हैं, तो वो कच्चा लेके आ रहे हैं ना उसे। तो मिर्ची किसमें आएगा, और हल्दी किसमें आएगा, धनिया किसमें आएगा, ये सब किसमें आएंगे, फूड मार्केट है ये। तो ये कच्चा जो मिलता है वो भी इसका निर्माण कर रहा है। कुछ लोग गेहूँ खरीदते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद आटा खरीदते हैं, तो जो गेहूँ खरीद रहे हैं वो प्रोसेस्ड आइटम नहीं खरीद रहे हैं, और गेहूँ किसमें आएगा, फूड मार्केट में आएगा। तो ये प्राथमिक प्रकार की वस्तुएं भी रहती है, इस वजह से इसका जो ओवरऑल मार्केट है उसमें कितना रोल नजर आ रहा है, 32%। मतलब आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि फूड मार्केट का मतलब आप सिर्फ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को नहीं समझो, उसमें और भी आइटम्स होते हैं जो प्रोसेस्ड नहीं होते लेकिन उनका मार्केट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में यह उद्योग 13 मिलियन लोगों को, 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। जैसे कई बार कुछ जो तथ्य होते हैं अलग जगह पर होते हैं, तो आपको मतलब उनको अगर कहीं मिल जाए तो उसको लेके आ सकते हो आप। जैसे मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, आप एक चेंज करके लिखो। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 2011 कॉमा लगाकर लिख लें, 2011 द्वारा पहचाने गए रोजगार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 5 उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी सम्मिलित किया गया है। केवल लिखो नहीं, केवल विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जो पॉलिसी है, एक होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये जो मैंने आपको लिखा है वो क्या है, अगर आपको सफोकेशन का कोई इश्यू हो बाय द वे, तो वो एसी चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है,
ज़्यादा उसमें बीमार ना हो जाओ कहीं, फिर भी अगर है तो आप बताइए, वो ये पूछने के लिए आए। Right? जब पढ़ने लग जाओगे ना तो कोई सफोकेशन ध्यान नहीं रहेगा सब भूल जाओगे। तो मैं ये आपको कह रहा था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होती है, ये अलग अलग होते हैं। कैसे समझाएं आपको? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई चीज़ें रहती है। लास्ट क्लास में कब आई, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब पॉलिटी वाले सर के लिए आर्टिकल 12 वगैरह, 91 से देश में उदारीकरण निजीकरण पर सरकार का ज़्यादा जोर है, इस तरह की चीज़ें। लास्ट हमारी औद्योगिक नीति कब आई थी, ये जो स्लिप भेजी हुई है 91 में आई थी औद्योगिक नीति। और पहली कब आई थी? 48 में। और 91 की जो आई थी उसका कौन सा नंबर था? 6। औद्योगिक नीति का स्कोप बड़ा होता है और उसमें कई सारी चीजें शामिल रहती है। उसमें विनिर्माण भी होता है, निर्माण भी होता है, उसमें माइनिंग भी रह सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, उसमें गैस भी होता है, उसमें वाटर सप्लाई भी होता है। इस तरह की चीजों को टारगेट कर सकती है। और अभी मैंने क्या लिखा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में एक ही बार आई 2011 में, उसके बाद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, उस पॉलिसी में 5 उद्योग बताए जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने की कैपेसिटी रखते हैं। और आप पुराने पेपर देखो, क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, ये सवाल आया हुआ है। कल को आप ये भी पूछेंगे कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं इंडिया में, किस प्रकार का औद्योगिक नियोजन इंडिया में होना चाहिए, और अगर आपको उद्योगों का चुनाव करना पड़े तो कौन से उद्योगों का आप चुनाव करेंगे। तो चलो कुछ याद नहीं आए, ये तो लिख देना कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक है इसमें, राइट। तो उन्होंने काउंट कराए 5 उद्योग अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हीरा और जवाहरात, हस्तशिल्प और हथकरघा, सिले सिलाई वस्त्र और टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर, और ये हो गए 5 जो पढ़ रहे हैं वो, और बाकी 4 मैंने बोले आपके सामने। तो 5 में इसको भी शामिल किया गया है, राइट। ऊपर हमने लिखा कि 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो इनकी फैक्ट्रियां चलती है, चाहे वो ब्रिटेनिया की फैक्ट्री हो, अमूल की हो, किसी की भी हो, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और उसके जो मैनेजर्स हैं वो सब काउंट हो जाएंगे 13 मिलियन के अंदर। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप शामिल कर लो जो आसपास के आपके व्यापारी हैं, ग्रोसरी वाले हैं, इनकी दुकानों को अगर आप थोड़ा सा समझो कि इनके पास कौन से सामान ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा सामान आपको मिलेंगे खाने पीने के। उनके पास ब्रेड है, मक्खन है, बिस्किट है, जूस है, चिप्स है, टॉफीज है, एडिबल ऑयल है, शुगर है, दालें हैं, धुली हुई दाल भी इसके अंदर आएगी, क्योंकि दाल को साफ करके आपने एक पैकेट में डाल दिया तो प्रोसेस हो गई। मिनरल वाटर दिख जाएंगे उनके पास, मतलब खाने पीने की बहुत सारी चीजें दिखेगी। ये तो एक अंदाज, बाकी होता है रिसर्च। एक संस्था है कृषि नाम की, उसने बताया कि भारत में जितना खुदरा व्यापार होता है, खुदरा जानते हो ना, मतलब छोटे मोटे सामान खरीदते हो, जैसे कि मुझे 2 आइटम दे देना, 3 दे देना, 10 दे देना, ये रिटेल कहते हैं इसको। ये होता है थोक में खरीदते हो। यहाँ दिल्ली में सदर बाजार है ना, सदर बाजार की जगह है। आपको पानी की बाल्टी चाहिए, जैसे कि आपने नया रूम लिया, सदर बाजार में जाओगे एक बाल्टी लेने के लिए तो कहेंगे नहीं मिलती है यहाँ पर, आपको कम से कम 50 बाल्टी का सेट लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा व्यापार हुआ? और एक इस तरह से खरीदते हैं। तो बेसिकली रिटेल में खरीदार कौन होता है? कंज्यूमर होता है आमतौर पर। व्यापारी तो थोक स्तर के लोगों से जुड़ता है और थोड़ा थोक में माल उठा के लाता है ताकि बिजनेस करें। कृषि नाम की संस्था ने बताया कि भारत में जितना खुदरा व्यापार होता है, जो कस्टमर लोग खरीदते हैं, इसका 67% खाद्य वस्तुओं का होता है। उनकी बात को सही मानते हुए अगर हम खाद्य वस्तुओं को हटा दें इंडिया से, ये प्रोसेस फूड को हटा दें, तो कितने व्यापारी अपना दुकान खुला रख पाएंगे? वो कुछ काम ही नहीं रहेगा उनके पास, खाली बैठे रहेंगे। लेकिन आपके पड़ोस का जो ग्रोसरी वाला दूध भी बेच रहा है, दही भी बेच रहा है, चाय वगैरह, ये सब किसमें आ जाते हैं? ये खाद्य प्रसंस्करण में आ जाते हैं। तो इनडायरेक्टली उनको इंप्लॉयमेंट मिल रहा है काफी लोगों को। तो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व हम लोगों ने लिखा। अगला बिंदु लिखिए, भारत में विनिर्माण क्षेत्र में होने वाले वार्षिक उत्पादन में इस उद्योग की भूमिका लगभग 10% है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, मतलब हम पढ़ रहे केवल एक, मतलब खाद्य प्रसंस्करण, बाकी कार की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कपड़ों की भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी होती है, सबकी पूरा मैन्युफैक्चरिंग देख लें इंडिया का। उसमें जितना प्रोडक्शन होता है उसका 10% ये रोल प्ले करता है। तो 1/10 है, अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर ये उद्योग नहीं रहेगा तो फिर ये गिर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हमारे देश का गिर जाएगा। तो ये तो तथ्यात्मक महत्व है, मतलब आंकड़ों के हिसाब से। कुछ महत्व ऐसे होते हैं जो आंकड़ों में नहीं डाले जा सकते, अंकों में अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसे किसी का व्यक्तित्व कैसा है, आप उसको अंक में नहीं दिखा सकते। मोटे रूप में भले आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि 10 में से इतने नंबर देंगे, मतलब ऐसे बोल सकते हो, लेकिन सटीक तो व्यक्तित्व को आप अंकों में कैसे दिखा सकते हो? कोई कहता है मैं ईमानदार हूँ, वो किस डिग्री का ईमानदार आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसका एक महत्व क्या है कि आपके व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। सुभाष चंद्र बोस जब तैयारी करने के लिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि उनको आधे घंटे के लिए भी मनाना मुश्किल होता था कि घूमने के लिए चलें, तो वो मना कर देते थे सुभाष चंद्र बोस। और 4थी रैंक आई थी उनकी इंडियन मतलब सिविल सर्विस में, और उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया उसे। जिस व्यक्ति को पद ही नहीं लेना था, वो इतनी तन्मयता के साथ पढ़ाई कर रहा था कि उनको ज्वाइन नहीं करना, पहले देवन से क्लियर है, लेकिन वो साबित करना चाहते थे कि इंडियंस कम नहीं होते। और आप ये साबित करो कि हिंदी मीडियम वाले कम नहीं होते, राइट। तो आप में से कोई टॉपर बनता है तो आने वालों के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है कि भाई हिंदी मीडियम में लोग कर सकते हैं, तो उनके लिए रास्ता खुलता है, आशा की किरण बनती है। तो इस तरह से वो अपने समय को इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को कितना निखारा होगा उन्होंने, तब जाके वो इतना कर पाए होंगे। तो अब उसको मापना चाहो आप तो कैसे मापेगा कि उनका व्यक्तित्व कितना विकसित था? केवल वृत्तांत दिए जा सकते हैं, उदाहरण दिए जा सकते हैं कि वो ऐसे थे, मतलब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन डेटा इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस। इट इज समथिंग लाइक डेवलपमेंट को आप उनको में नहीं डाल सकते, ग्रोथ को डाल सकते हो। आपके देश का जीडीपी उत्पादन इतना हुआ, ये 13 मिलियन लोग हमने गिन लिए, जैसे 35 मिलियन हमने गिन लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काउंट कर लिया, इसका भी कर लिया, अनुपात निकाल दिया। ये तो होते हैं आंकड़ों वाले तथ्यात्मक। कुछ मैथ ऐसे भी होते हैं जो गत्यात्मक होते हैं। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपयुक्त के अलावा
कोमा लगाते हुए लिखिए इस उद्योग के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। देश लगाइए, पहला लिखिए फर्स्ट। यह उद्योग किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। ठहर जाइए, एक सवाल को डिस्कस करते हैं, फिर आता हूं मैं। एक सवाल यूपीएससी मेंस में आया था, उसका पहला भाग मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे भाग में उन्होंने कहा कि एमएसपी, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मैं उसको संक्षेप में लिख देता हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एफपीआई। एमएसपी, फसल बीमा और एफपीआई का किसानों के लिए महत्व बताइए, जैसे सेकंड पार्ट में था किसी प्रश्न में। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं तो ये आ गया ना इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में, और उससे रिलेटेड और भी मैं बिंदु लिखाने वाला हूँ। अब इसमें करना क्या था, मतलब थोड़ा एमएसपी के लिए बताना था। तो एमएसपी के लिए आप क्या बताओगे कि बाजार जोखिम के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा देती है। एक लाइन, 2 लाइन बस, क्योंकि पहला पार्ट भी है उसमें, वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बात नहीं कर पा रहा। उस पर भी लिखना था, फिर इन पे लिखना था। फिर फसल बीमा पे आओगे तो बताओगे कि एमएसपी आय को सुरक्षित नहीं कर पाती है, इसलिए फसल बीमा की आवश्यकता पड़ती है, और फसल खराब होने पर फसल बीमा से किसानों की आय सुरक्षित हो जाती है। तो खत्म हो गया। फिर आ जाओ आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के कारण कृषि वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से किसानों को अधिक कीमत मिलने की संभावना होती है। ऐसे ये बन जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, एक एमएसपी उठा लिया, एक उठा लिया, एक ऐसे कर दिया। तो पहला हमने क्या लिखा कि किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा लिखिए, यह कृषि के वाणिज्यकरण में सहायता करता है। पूर्ण विराम लगाने के बाद थोड़ा और लिख लो इसमें, इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कृषि वस्तुओं को दूरस्थ बाजारों तक, डिस्टेंट मार्केट्स, दूरस्थ बाजारों तक ले जाया जा सकता है। पूर्ण विराम लगाइए। ये अलग से लाइन लिखने की हमें नौबत इसलिए आई कि कृषि के वाणिज्यकरण में दूरस्थ मार्केट जरूर आनी चाहिए परिभाषा में। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो कि मार्केट के को देखकर किसान उत्पादन करते हैं, ये कृषि का वाणिज्यकरण है, तो आपने अति सरलीकरण कर दिया इसका, वो नंबर कट हो जाएंगे आपके। बाजार तो लोकल भी होता है, क्या लोकल मार्केट में किसान को सही कीमत मिल सकती है? मतलब जैसे गांव का मार्केट है तो बाजार तो गांव का भी होता है, तो मार्केट के लिए कर दिया उसने, मतलब फसल वही गांव में बेच दी। बेचने का मतलब ही क्या हुआ, उसके पास मार्केटेबल सरप्लस था, यानी कि उपभोग के बाद बची हुई अमाउंट बेची होगी ना उसने, तो मार्केट कोई कवर किया ना उसने। तो क्या ये वाणिज्यकरण में आ गया? ये आप गलत पढ़ते हो। एक काम करो, एक थिंकर है जो इसमें प्लस करते हैं, दूरस्थ बाजारों तक मार्केट की स्कोप बड़ी होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा लिखने और नहीं लिखने से बहुत अंतर आता है। असली लड़ाई तो आपकी होगी वहां पर, जब आप मेंस क्वालीफाई करोगे उसके बाद भी 2/3 लोगों को तो बाहर ही निकलना है, तो वहाँ छोटी छोटी बातें मैटर कर जाएगी। सब इंटरव्यू देने वाले तो लगभग एक ही जैसे होते हैं, उनमें कितना बड़ा अंतर होता होगा। सारी प्रतिभावान होते हैं तभी मेंस क्वालीफाई किया उन्होंने, फिर उसमें प्रॉपर आईएएस में जाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का फर्क आ जाता है, एक आधे नंबर का फर्क आ जाता है, ये चीज़ हो जाती है। तो वहाँ क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंट मार्केट को नहीं छोड़ना है। डिस्टेंट मार्केट के बिना वाणिज्यकरण नहीं आ सकता है, लोकल मार्केट में कभी वाणिज्यकरण नहीं हो सकता है। किसान कुंठित होकर खेती करना ही छोड़ देगा, वाणिज्यकरण किस चीज का आएगा? मार्केट बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह कनेक्ट होकर दूर तक माल जाए। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें सहायता कैसे कर रहा है? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को चेंज कर दे रहा है, जैसे टमाटर को टमेटो पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब टमेटो पेस्ट आपका बेंगलोर में जा रहा है इधर से, या अमेरिका चला जा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो दूरस्थ बाजारों तक, यानी कि जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जाएगा वहां खेती पीछे पीछे जाएगी, मतलब उसका प्रोडक्ट उसके साथ साथ जाएगा। माल किसी का भी बिको, आप छोड़ो ना इस बात को, माल बिक रहा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का, ठीक है, किसान अपने गाँव में, इससे आपको क्या लेना देना? वो माल बेच रहा है, इसको खरीदना है, तो इसका तो मार्केट मिल गया ना किसान को। लेकिन मिला कैसे? जब वो डिस्टेंट मार्केट में गया। अडानी और कारगिल नाम की कंपनियों ने एक बार पंजाब में इतनी ज्यादा कीमत देकर माल खरीद लिया किसानों से कि हमारा भारतीय खाद्य निगम खरीद ही नहीं पाया, माल ही खाली हो गया। किसानों को इतनी कीमत दी कंपनियों, और बल्कि सरकार ने रोक दिया उन कंपनियों को कि आप इतनी ऊंची कीमत देकर माल खाली क्यों कर रहे हो? इस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा वो चलता है, पीडीएस चलता है, उसमें हम कैसे देंगे? तो सरकार ने रोका बकायदा इस चीज को, रोका तो किसानों ने आंदोलन किया इस बात का कि सरकार एक तरफ हमें कहती है कि ज्यादा कीमत देना चाहती है, और जब प्राइवेट कंपनियां दे रही है तो हमें रोक रही है। ये घटना क्या दिखाती है? अडानी कारगिल ये सब क्या काम करते हैं? इनका प्रोसेस फूड में भी है, कारगिल भारतीय कंपनी थी, उसने फॉरेस्ट फूड का अधिग्रहण किया इंडिया में, और फिर उसने इस तरह काम करना शुरू किया। इसका मतलब अच्छा मार्केट दे रहे हैं। तो अगर ये उद्योग आगे बढ़ता है, ठीक है, आपको यूपीएससी घुमा के भी पूछ सकती है कि इसे खाद्य सुरक्षा परिषद तो नहीं बढ़ेगा, तो सवाल इसे बनाते हैं। अब आपको स्टैंड लेना आना चाहिए कि कितना की सीमा तक इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि वो तो टमेटो कल्टीवेशन के लिए कहेंगे, टमेटो से पेट नहीं भरता है। अगर हमारे कृषि के एरिया में टमेटो होने लगे और फूड बैंक्स नहीं हो तो खाद्य सुरक्षा को भी एक प्रॉब्लम आती है। वो बात की बात है, अभी थोड़ी हम वो बात करेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इसका महत्व क्या है। तो किसान को अच्छी इनकम मिलती है, वाणिज्यकरण भी इससे होता है। अगला लिखिए, ये उद्योग फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण को सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्योंकि कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प मिलती है इससे। मान लो रागी है, रागी के आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए आते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उसको, ऐसा करके बना देते हैं कि वो बच्चों को अच्छे लगते हैं।
अब ऐसे लोग रागी की तरफ कौन जाना चाहेगा अगर उसका मार्केट नहीं है? तो वो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए रागी के अनुसार, चाहे उसको सॉइल की जांच करा के पता लगाओ कि इसमें रागी होनी चाहिए, लेकिन उसको डिमांड नहीं नजर आ रही है तो नहीं करेगा। लेकिन ये उद्योग अगर मांग कर रहा है तो वो रागी की तरफ जा सकता है, कोई बाजरे की तरफ जा सकता है, कोई आम की खेती कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि आमों का अच्छा मार्केट है, चाहे माजा हो या किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनता हो। तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स मतलब बोने का, उगाने का ये चांस देता है, तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह है कृषि वस्तुओं की बर्बादी को रोकने में मदद करता है। फिर आप चेंज करके लिखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में प्रतिवर्ष 1,00,000 करोड़ रुपए के मूल्य की कर देना, 1,00,000 करोड़ रुपए के मूल्य की फल और सब्जियां बिना किसी उपयोग के बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास स्टोरेज नहीं है प्रॉपर, मतलब तो वेस्टेज होता है को। अगर ये उद्योग रहे तो ये काफी कुछ ये खरीद सकता है, डिमांड क्रिएट करता है, तो उनकी बर्बादी रोकने में भी इसकी भूमिका बनती है। तो तथ्य कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए के फल सब्जियां हर साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह उद्योग खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की क्षमता रखता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट आप डेवलप करा रहे हो। अब जैसे दलिया है, जैसे अब दलिया बनाया, कंपनी ने पैक कर दिया। अमर्त्य सेन सर कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा में एज स्ट्रक्चर की भी भूमिका है, उम्र की भूमिका होती है। हमारी पीडीएस में हम लोग गेहूं चावल उम्र को देखे बिना और उनकी डाइजेशन वाली कैपेसिटी को देखे बिना देते हैं। वृद्ध लोग मतलब उनका डाइजेशन वीक होता है तो हमें उनको दलिया देना चाहिए। हमारे इंडिया में एज स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ सोचते हैं? जब आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करवाएगा यूपीएससी कि भारत की खाद्य सुरक्षा के प्रोग्राम्स का आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो एक बात ये भी लिख सकते हो आप कि इंडिया में एज स्ट्रक्चर पर वरीयता नहीं दी जाती है, सबको एक ही जैसे सामान दिए जाते हैं। अब ये उद्योग क्या करता है? दलिया भी बनाता है, तो कोई दलिया को पकाकर खाएगा डाइजेशन के हिसाब से। किसी को डॉक्टर ने कहा कि आप जो है वो ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट मत खाइए, ग्लूटेन जिसमें ग्लूटेन होता है, कई लोगों को गेहूं में पाया जाता है, तो कई लोगों को से प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन हो जाते हैं, कभी पूरे स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी पर, किसी की सांस फूल जाती है, अलग अलग तरह का उसका रिएक्शन होता है। अब हम घर में तो ग्लूटेन फ्री, वो लोगों के लिए आप कहाँ से लाओगे प्रोडक्ट जिसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, उसकी खाद्य सुरक्षा कहाँ से होगी? खाद्य सुरक्षा का मतलब आप जानते होंगे कि एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीने के लिए जो आवश्यक भोजन है वो मिलना चाहिए सभी लोगों को। स्वस्थ और क्रियाशील, क्रियाशील के लिए आपको कैलोरी चाहिए, स्वस्थ के लिए आपको ये मिनरल्स, विटामिन ये सब चाहिए। इन सब का अच्छा ये कॉम्बिनेशन हो भोजन में, वो भोजन अगर मिले सब लोगों को तो हम इसको क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा। अब जिसको ग्लूटेन की एलर्जी है वो कैसे ये भोजन प्राप्त करेगा? मतलब घर में तो हमारे पास ऐसी कोई तरीका नहीं है कि हम ग्लूटेन को निकाल दें बाहर और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट बना लें। तो उस आदमी के लिए खाद्य सुरक्षा कौन लेके आ रहा है? ये इंडस्ट्री लेके आ रही है, वो ऐसा प्रोडक्ट निकाल के दे रही है जिसको वो लोग खा सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर बहुत ही ऐसा फूड देता है जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, वो फूड ये इंडस्ट्री बनाती है। ये फूड हम घर में नहीं बना सकते हैं, जो फूड पाइप लगा के कैंसर पेशेंट को खाना मिलता है, उसकी खाद्य सुरक्षा कहाँ से आएगी? वो हम घर में ऐसा फूड नहीं बना सकते कि आपने पाइप में खिचड़ी बना के उसको भर दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप? एक तो पहले से मर रहा है, स्टोर मारना चाह रहे हो, इसने बोला खिचड़ी इसमें डालने के लिए, उसका खाना ही अलग बना हुआ है, आपने इसमें क्यों बॉइल किया हुआ कोई चीज़ इसमें डाल दी? उसका भोजन अलग बनता है, वो कहाँ से आएगा? यदि आप कहते हो मील्स ऑन व्हील्स, इंडियन रेलवे मील्स ऑन व्हील्स, आपने भी कभी इसका उपभोग किया होगा, तो वहाँ पे नट्स मिलते हैं, हल्दीराम के, बीकाजी के चिप्स मिलते हैं, स्नैक्स देते हैं वो लोग, चाय का पूरा ये एक पैक आता है, उसको खोल के आप वो बनाते हो उसको सारा, तो चाहे वो मिल्क पाउडर हो या उसका शेशे हो शुगर का, सारा कुछ तो, या वो डिप करने वाला वो हो, सब तो ये कंपनियों का ही देना है। वो कैसे मील्स ऑन व्हील्स को कर पाएगा? अब आपको सफर भी करना है, अब आपकी ट्रेन है सुबह 6 बजे, तो क्या व्यवस्था हो? मतलब आप जल्दी जल्दी निकले। अच्छा, खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको भूख लगनी चाहिए। आपके सामने प्लेट रख दिया, आप खा रहे हो उसे, ये खाद्य सुरक्षा है? ये तो हमारी नजर का फर्क है कि हम उसको खा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। खाद्य सुरक्षा आपको कब मिलेगी? जब वो कैलोरी में कन्वर्ट होगा। कैलोरी में कन्वर्ट ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आपको आपका बॉडी कहीं नहीं रही है कि मैं डाइजेशन के लिए तैयार हूँ, भूख नहीं लग रही है। क्या 6 बजे खाना खाने वाला व्यक्ति कैलोरी प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको सही भूख लगनी चाहिए। अब भूख ट्रेन आपकी स्टार्ट हो रही है 6 बजे, जाते जाते लोग आपको छोटे स्नैक्स देते हैं, फिर खाना देते हैं, तो आपका सफर भी हो गया, खाद्य सुरक्षा भी मिल गई। लेकिन ये कैसे संभव हो पा रहा है इंडिया में? इस इंडस्ट्री की वजह से। तो खाद्य सुरक्षा और शहरीकरण तो इसके बिना सोचा ही नहीं जा सकता है। तो हम इस पॉइंट को अलग लिखेंगे ताकि हम जितने बिंदु गिनाएंगे उतने हमें नंबर मिलेंगे। एक में ही सारे डाल दिए तो उसको दिखेगा नहीं है, कई बार दिखाना पड़ता है कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो शहरीकरण को हम अलग लिख लेंगे। तो आप अगला पॉइंट लिखिए, ये उद्योग शहरीकरण को भी बढ़ावा देता है। अब जो शहरी लोग होते हैं वो बिजी रहते हैं आमतौर पे, गांव में तो छिपी बेरोजगारी है, शहरी लोग व्यस्त रहते हैं, सुबह निकलते हैं, मेट्रो सिटीज में तो उनको मतलब समय नहीं रहता है, नोएडा काम करने के लिए जाना है तो बहुत जल्दी वो निकल रहे हैं, फिर आए थके हुए, पत्नी भी ज्यादातर केसेज में बाहर काम करती हुई दिखेगी, ऑफिस गोवर्स होते हैं मैक्सिमम लोग। अब दोनों थके हुए आए हैं तो वो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि खाना कैसे बनाए, तो जब उधर से निकलते हैं तो मॉल पास में होता है, रेडी टू ईट फूड खरीदते हैं,
हाफ कुकड पराठे खरीदे और भी कुछ सामान लिया और घर आ गए और उनको तवा रखा, थोड़ा सेक के खा लिया, मिल गई खाद्य सुरक्षा। राइट। पत्नी कह रही मेरे से नहीं होगा ये, आप देख लो। तो पराठे भी तुमसे नहीं सीख रहे हैं, मतलब जो आदि तो सीखे नहीं है पहले से। शहरी लोग तो क्या है कि आलसी भी होते हैं, उनके चक्कर में आप मत आना। एक्टिव रहना है अपने काम के अंदर, तो वो क्या सुस्त आलसी रहते हैं। तो उनको ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, बाहर की हर चीज़ चाहिए, मिर्च मसाले सारी चीज़ पैकेज दो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और खाने पीने के सामान सारे तैयार हों तो वो अच्छा लगता है। मैगी वगैरह फटाफट डाला, 5 मिनट में बनाई, खा के निकल गए। पास्ता वगैरह इनका इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं, मैं तो चूंकि इनका कम इस्तेमाल करता हूँ इसलिए उतने उदाहरण आपको नहीं दे पा रहा हूँ, इसमें मेरे हाथ तंग हो रहे हैं थोड़े। तो उसमें ये शहरीकरण में ये बहुत सहायता करता है। तो एक पक्ष ये भी हुआ। पैराग्राफ चेंज करें और लिखे इस प्रकार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को उपयुक्त बिंदुओं के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। उजागर यानी कि हाईलाइट, उजागर किया जा सकता है। ये जो बाद वाले पॉइंट्स लिखे ना अपने फैक्ट्स के बाद वाले, वाणिज्यकरण और ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट। कोई सवाल बनेगा तो इधर से आएगा आपको ज़्यादा। जैसे शहरीकरण को लिंक करके पूछ लेगा, खाद्य वस्तुओं की बर्बादी को लेकर पूछ लेगा, खाद्य सुरक्षा को लेकर पूछ सकता है। बस थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना आपको, क्योंकि सवाल 2 भागों में बटे हुए होते हैं, तो थोड़ा बस आगे पीछे करने की पूरी कला होनी चाहिए। जैसे मैं एक बिंदु को लेकर आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ तो ये थोड़ा सा अनौपचारिक ज़्यादा होता है जब मैं समझाता हूँ कि एक पत्नी है और इस तरह से, वो समझाने के लिए मुझे अनौपचारिक होना पड़ता है। इस तरह के एग्जाम्पल वहाँ मत लिख देना, क्योंकि वो वो कहेंगे यार तो बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, तो वहाँ थोड़ा तरीके से लिखना, नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी जो कल हमने की कि एक बच्चे ने लिखा कि सीपीआर गांव के तालाब बने जा सकते हैं, उसमें नहाया जा सकता है और उसमें मछली निकाली जा सकती है, निकाल के बाजार में ले जाई जा सकती है। मतलब लास्ट पॉइंट तक वो बंदा मछली को नहीं छोड़ा और तालाब को नहीं छोड़ा, उससे आगे नहीं बढ़ा। तो हमें भी तो तब पता लगता है जब लोग लिख के दिखाते हैं कि हमें किनको पढ़ाना पड़ता है, ये तब समझ में आता है और ये अंतर क्यों क्लास में आ जाते हैं। तो कोई नहीं, अब एक तो ये मैं तो गया, अगला हेडिंग लगाइए विकास की संभावनाएं। विकास की संभावनाएं जब आप पढ़ रहे हो तब तो आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब ये पॉइंट खत्म हुआ, भी आ गया, ऐसे सिलेबस आगे जाएगा। बातें करने भूल जाओगे तो ये छूट जाएंगे सर। विकास की संभावनाएं देखिए, भारत में इस उद्योग के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। पूर्णविराम लगाते हुए लिखिए इस उद्योग से जुड़े मांग और आपूर्ति के दोनों पक्ष, मांग और आपूर्ति के दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री की विकास का पता लगाओगे तो इसमें 2 ही तो पक्ष होते हैं बाजार में। तो डिमांड होनी चाहिए किसी चीज़ की, और डिमांड अच्छी होनी चाहिए कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे तो इसकी अच्छी डिमांड है। आपके पास साजो सामान सब है, मतलब जैसे उस चीज़ को बनाने की हर चीज़ आपके पास, यानी बनाने की चीज़ इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सप्लाई कोई चीज़ की करना चाहते हो तो उसके लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी कर रहे हो आप। कच्चा माल भी है, मशीन भी है, होशियार वर्कर भी है, सब कुछ है, बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं होगा अगर डिमांड नहीं है, किसी चीज़ की मांग नहीं। विकसित राष्ट्र ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपने, और मंदियों का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा आता है विकसित राष्ट्रों में। वजह क्या हो जाती है वहाँ पर, मतलब ये मशीनों की कमी नहीं है और सड़क, बंदरगाह, बिजली, हर चीज़ उनकी नंबर 1 है। उनका दिमाग कब अपसेट होता है जब कंजप्शन वहाँ गिरने लग जाता है किसी भी कारण से, लोग उपभोग कम करते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, क्योंकि उनकी जो क्षमता बन गई फैक्ट्रियों की, उसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे अगर डिमांड नहीं होगी तो। गाँव का लोहार कभी फेल नहीं होता दोस्तों, जिंदल स्टील फेल हो सकता है, टाटा स्टील फेल हो सकता है ना। ये क्यों होता है, मतलब गाँव का लोहार फेल क्यों नहीं होगा, वो कभी बैंकक्रप्ट नहीं होगा और उसकी कंपनी तो क्या कहेंगे, वो जो काम कर रहा है वो उसकी डिमांड, उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है, मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर दिन भर लोहा कूट रहे हैं और 2-4 सामान बना लिए जो गांव में उनको बेचने हैं। काश्तकार लोग गांव में रहते हैं, किसान लोग, उनको छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ती है और लोहार मोदे के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी मशीनरी लगा रखी है उन्होंने। धोंकनी है, एक भट्टी जल रही है, फूंक मारते रहते हैं उससे, धोंकनी से कभी पति लोहा कूटता है तो कभी पत्नी कूटती है, अपनी बारी बारी चेंज करते रहते हैं। दिन में 2-4 सामान बनाए, उनको बेचने में उनको क्या कठिनाई हो सकती है, गाँव में बिक जाएंगे, और नहीं बिके तो साइकिल लेके पड़ोसी गाँव में चले जाएंगे। कभी गाँव का लोहार फेल नहीं हो सकता। मार्क्स ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज नॉट नेवर गोइंग टू फेल, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री इज गोइंग टू फेल वन डे। क्यों? क्योंकि वो हायर लेवल का उपयोग करते हैं। मतलब पूंजीवाद की कक्ष क्या है, मैं नहीं जानता कि वो लंबी चौड़ी परिभाषाएं जो आप राजनीति में पढ़ते हो, मैं तो आर्थिक पहलुओं को समझता हूँ कि जहां आपने हायर लेवल का उपयोग किया नहीं, पूंजीवाद की शुरुआत हुई नहीं। बाहर का श्रम लेते ही पूंजीवाद स्टार्ट, आपके पास पूंजी थी, आपने बाहर के आदमी को हायर किया और काम शुरू कर दिया, वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे कम उसको दे रहे हो, सरप्लस प्रोडक्शन को आप खा रहे हो गई पूंजीवाद की शुरुआत। लेकिन रिस्क भी आ गई साथ में, अगर माल नहीं बिका तो आप काम से गए, क्योंकि हायर लेवल का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मार्केट चाहिए। फिर पूंजीवाद हमेशा मार्केट ढूंढता रहता है, चाहे इतिहास का उपनिवेशवाद हो या फिर कोई दूसरा वाद हो, सारे पूंजीवाद मार्केट के आधार पर चलते हैं।
तो उनका पतन अवश्यंभावी है मार्क्स के अनुसार। लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कभी पतन नहीं होगा उसका, क्योंकि मार्केट में उनको डिमांड की कोई जरूरत है ही नहीं, इतना ही सामान बना रहे जितना वो खपा दे सकते हैं आराम से, और हायर लेबर है ही नहीं, किसी को पेमेंट नहीं करना, नहीं विकास हो गया अपना, अगले दिन देखेंगे, किसी को मांगने के लिए तो नहीं आ रहा है, बैंक से कोई लोन नहीं ले रखा है, राइट। तो जहां आपको ज्यादा ग्रोथ पे जाना है तो मार्केट देखना पड़ेगा, डिमांड देखनी पड़ेगी। इस उद्योग, मैंने आपको ये लिखाया कि इस उद्योग के मांग और आपूर्ति के दोनों पक्ष मजबूत है, मैं ये लिखा रहा हूँ, मैं साबित करूंगा उनको, लेखन में साबित करूंगा। तो ये पहले तो एक पक्ष दिखाया कि डिमांड होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप किताबों को छोड़ो ना, आप मेरी बात पे ध्यान दो, किताब तो बहुत घुमा देगी आप। आज कौन सा वार है? बुधवार है। गणेश बनो, कार्तिकेय मत बनो। कार्तिकेय को अहंकार था, मतलब यूनिवर्स के कौन पहले चक्कर लगाया उसने बात ही ठीक से नहीं सुनी शिव जी की, और मोर पे सवार होकर निकल पड़े। क्या अहंकार था उनको अपना कि मेरे पास मोर है, इनके पास चूहा है। समस्या से विकास होता है दोस्तों। हर्षमैन ने कहा था कि जो कंट्री जितनी शॉर्टेज में, डेवलपमेंट उसका उतना ही फास्ट हो सकता है। गणेश जी ने सोचा कि मेरे अंदर तो भारी कमी है, कमी को उन्होंने गुण बनाया, अपना दिमाग लगाया और माता पिता के चारों ओर घूम गए, बोले यही यूनिवर्स है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब जब कभी भी अच्छे काम होंगे तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा सबसे पहले, और संयोग से आज भी वही दिन है। तो आप उस हिसाब से चलो, मतलब आपके लिए यूनिवर्स आपके माता पिता है। तो आप इतने बड़े घुमावदार रास्ते पर क्यों जाते हो? सिलेबस को पकड़ो, सिलेबस पे चलो, साइड में चीज़ों को पढ़ते जाओ, कोई बात आ गई तो उसको समझते जाओ। अगर एक क्लास में आपको सब मिल जाता है, ऐसे मान लो कि आपका जीएस 3 इकोनॉमिक्स एक क्लास से कवर हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या ये प्रस्ताव खराब है? क्या ये डील खराब है? ये डील खराब नहीं है आपके लिए। मैं चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह सकता अपने बारे में, लेकिन जो टॉपर्स और कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ के चले गए मेरे से, और कई मेरे पास नहीं आए, मेरे नोट्स से ही आगे निकल गए। वो टीचर आपके सामने है और जो बार बार कहता है कि आप पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ो, तो आप पढ़ो, पे उन चीज़ों पे ध्यान दो, लंबी चौड़ी चीज़ों के अंदर आप मत जाओ। तो मैंने आपको ये कहा कि हायर लेवल जहाँ पर इस्तेमाल होगा, पूंजीवाद की शुरुआत हो जाती है, चाहे छोटे सरकारी पूंजीवाद, क्योंकि मशीनों का प्रयोग कर रहे हो तो पूंजीवाद तो दिख ही रहा है यहाँ पर। हम तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ी रहे हैं, इसको चाहिए डिमांड, आगे हम देख लेंगे कि डिमांड खूब है, मैं बता दूंगा। अब दूसरा पक्ष आ जाता है, कई बार डिमांड होती है लेकिन उस डिमांड को यूटिलाइज नहीं कर पाते, ऐसा भी हो जाता है कई बार। जैसे आप कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है, विकास की ताली या किसी इंडस्ट्री के विकास की ताली भी दो हाथों से बजेगी, एक डिमांड का हाथ है और दूसरा सप्लाई का है। डिमांड बहुत अच्छी होती है कई बार, लेकिन हम उसको ऐसे समस्याओं में फंस जाते हैं कि उसका यूज नहीं कर पाते। जैसे कि हमें कोई कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, हमें चाहिए कच्चा माल, मार्केट से डिमांड आ रही है। हम अभी सेमीकंडक्टर के बारे में आप नहीं पढ़ रहे कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर कितना क्रंच आ गया दुनिया में, और भारत सरकार ने एक नया वो शुरू किया कि हम डोमेस्टिक लेवल पे ये सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन वगैरह को बोलते हैं ना सेमीकंडक्टर्स, इनमें अलग अलग करंट के स्पीड के बदलने के हिसाब से इनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। ये खासियत होती है सिलिकॉन में, उसी से सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम संकेत लेते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ये इसकी कमी होगी ग्लोबल लेवल पे। अब आप सुनना मेरे को, आपने ये भी पढ़ा होगा, पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पढ़ा करो। आप पढ़ते क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है आपकी शक्ल देखकर कि आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ा करो, हिंदू वगैरह पढ़ा करो, पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई रास्ता नहीं। भारत की कार कंपनियां अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही है, वजह क्या बन रही है कि उनको चिप्स नहीं मिल रहा है। इतने प्रासंगिक एग्जाम्पल जो आपके अखबार के उनको उठा रहा हूँ, मैं गाँव में भी जा रहा हूँ, यहाँ तक उठा रहा हूँ, लोहार को लेकर आ रहा हूँ, मैं सिर को हिला रहा हूँ, भाई समझ जाओ, ये गलत नहीं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक विकास सर को बोल के इस स्टेज के ऊपर छोटे छोटे कांटों वाली एक मैट लगवाने की मैं बात करूंगा उनसे आने वाले टाइम, कि हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसी ही होती है, कांटों वाली उस पर बैठना पड़ता है, ताकि जगह रहें और इनको पता रहे कि मैं कांटों पे बैठा हूँ तो डिमांड तो है, अब वो चिप्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस उद्योग को प्रॉब्लम आएगी कि वो सप्लाई नहीं कर पा रही, कार की ऑर्डर क्या बुक करेगी। शायद सब कुछ समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर एक आप चेंज कर लीजिए। फिर देखिए, इस उद्योग के मजबूत आपूर्ति पक्ष को समझने के लिए निम्न तथ्यों और बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। पहला पॉइंट लिखिए, भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है, डाइवर्सिफाइड है, विविधतापूर्ण है। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए, भारत में कई प्रकार के फलों और सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। कुछ तथ्य लाएंगे यहाँ पर हम लोग, वो आप पर डिपेंड करेगा, वहाँ पर आप तथ्य देना चाहते हो या नहीं। अगर आप नहीं भी लिखते हो फैक्ट जो मैं लिखाने वाला हूँ तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। इतना ही काफी है कि जलवायु जो है विविधतापूर्ण है, और कई बार वैविध्य भी रिसोर्स हो जाता है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो आपको एक ही तरह की चीज आप उगा पाओगे, मतलब ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। जमीन ज्यादा है इंडिया में सपोज, और जलवायु में वो नहीं है डाइवर्सिफिकेशन, नतीजा क्या होगा कि 2-4 प्रकार की चीजें होगी तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर वो हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनको खपाएं कैसे हम। एक ही तरह की चीज ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होने से आप अलग अलग कई चीजें, इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में एक रिसोर्स बन गया है। भले वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होता कि क्या डाइवर्सिफिकेशन को रिसोर्स बोले, लेकिन यहाँ वो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, आपको उत्पादकता दे रहा है वो, कि आप अलग अलग चीजें ला सकते हो, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी कि एक चीज ज्यादा हो गई तब उसको हम कैसे बेचें। अलग अलग फल सब्जियां आप काफी मात्रा में पैदा कर सकते हो। तो थोड़े तथ्य हैं वो भी लिख सकते हो आप चाहो तो, फिर आप चेंज करके लिखिए 2020-21 के लिए फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का अनुमान
अनुमान लगभग 331 मिलियन टन, एमटी लिख लें, 331 मिलियन टन पर लगाया गया है। अब जैसे आप भूल गए कि मैं 31 तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी आपको स्कोप मिलता है, आप ऐसे लिख सकते हो 300 मिलियन टन से ज्यादा हमारे यहाँ उत्पादन होता है, तो वो काम चल जाएगा आपका, ऐसे नहीं कि 331 ही लिखोगे। अब एक बार इफेक्ट पड़ गया मेरी क्लास में, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हमारे यहाँ फल सब्जी लगभग कितने होते हैं, और ये काफी काम की चीज रहती है। कई बार जैसे आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप अंदाज बताओ, अब आप बहुत खराब लगेगा ये बात कि वो आपको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, आप उनको सॉरी बोल रहे हो कि सर मेरे को आइडिया नहीं, वो कहेंगे कुछ तो पता होगा आपको कि भारत में कितने फल सब्जी होते हैं, कुछ तो ट्राई करो, ऐसे बोलेंगे। वहाँ हाथ खड़े करने का मतलब इंटरव्यू खराब कर लिया। तो ये आइडिया आप आगे भी बना के रखना और ट्रैक करते रहना, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा आगे अखबार में, ये देखते रहना कि ये इसके आसपास, और अचानक से कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको कल भी बोल चुका था, सडनली क्या हो जाएगा, मैंने ये कहा ना आपको, क्या हम सडनली 500 मिलियन टन पे चले जाएंगे अगले साल, इसी के आसपास आएंगे। अगर आप ट्रैक करते जा रहे हो तो थोड़ा, अगर 400 के पास आ गया तो ध्यान रखो कि 400 आ गया, अब मुझे 400 ध्यान में रखना, 300 बढ़ा रहेगा तो 400 भी समझ आएगा। अब बिल्कुल डेटा ही नहीं पड़ रखा है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक फिगर ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड लिखिए, दुनिया में पाए जाने वाले मिट्टी के 60 प्रकारों में से 46 प्रकार, 46 प्रकार भारत में पाए जाते हैं। तो सॉइल डाइवर्सिटी भी है, ये भी फायदा मिल रहा है। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत खाद्यान्न उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एक तथ्य लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। 2020-21 के लिए खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का अनुमान 308 एमटी मिलियन टन, 308 एमटी पर लगाया गया है। एक प्रकार से काफी बम्पर प्रोडक्शन है। एक चौथे अग्रिम अनुमान आए थे बीच में, उनको लिया मैंने इसमें। तो खाद्यान्न भी खूब है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। पैराग्राफ चेंज करिए, वर्ष 2019-20 में भारत में दुग्ध उत्पादन का स्तर 198 एमटी रहा है। और इनको क्या चीजें चाहिए, दूध, फल, सब्जी, खाद्यान्न, इस उद्योग को सप्लाई के हिसाब से कच्चा माल। अगला पॉइंट लिखिए, भारत मत्स्य उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। पैराग्राफ चेंज करिए, वर्ष 2019-20 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 141.6 लाख टन, मिलियन नहीं लिखना, रहा है का स्तर 141.6 लाख टन रहा है। एक और बात लिखो इसमें, पैराग्राफ चेंज करके, भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 65% भाग, थोड़ा ये लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, इनलैंड फिशरीज से आता है। पूर्ण विराम लगाते हुए लिखिए, WTO में मत्स्य क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों के विवाद के मद्देनजर यह एक अच्छी स्थिति है। ऐसे टॉपिक कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कब किस क्लास में किस पॉइंट पे यू टर्न हो जाएगा आप नहीं जानते। आपको लगता है कि फैक्चुअल चल रहा है, अचानक से वो एकदम ट्विस्ट ले गया वहां पर। पीटी में इस पर सवाल आना लगभग मेरे को तय लगता है, जो मैंने अभी नीचे लिखा। एक सब्सिडी का मुद्दा जो अभी हिंदू में आया था, जो आपकी क्लास नोट से मैच कर रहा था, वो एक अलग मुद्दा है। अब मैं दूसरे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जो मछलियों के क्षेत्र में सब्सिडियां दी जाती है। एक ग्रुप बना हुआ WTO में, उस ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स ऑफ फिशेज, मतलब मछलियों के दोस्त नाम का एक ग्रुप है, जिसमें पाकिस्तान भी है और 11 राष्ट्र उसके कुल मिलाकर मेंबर हैं। भारत जो सब्सिडियां देता है फिश वाले क्षेत्र में, साउथ इंडियन फिशरमैन और उन लोगों के लिए, तो वो ये कहते हैं कि डीजल पर सब्सिडी, बोट्स के ऊपर सब्सिडी, नेट्स के ऊपर जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, इससे इम्बैलेंस हो रहा है, कोस्टल एरिया ओवर फिशिंग हो रही है। ये मुद्दे को ये लोग उठा रहे हैं वहाँ पर। और अभी का जो सम्मेलन होने वाला था वो तो आपको पता है कि कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन और ये सब का जो डर पैदा हो रहा था, उसके से जिनेवा में होना था ना, 30 नवंबर से होना था ना, आपको पता होगा, तो वो कैंसिल हो गया। नहीं तो वहाँ पर एक घमासान होने वाला था ये मछलियों की सब्सिडी को लेकर। भारत पहले कह चुका है कि मैं इस पर कोई नियम बनाने के लिए मूड में नहीं हूँ कि आप इसके ऊपर भी कोई नियम लागू करो, तो हमें राष्ट्रीय आज़ादी
होनी चाहिए कि हम फिशिंग वाले क्षेत्र को हम समझते हैं कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस होता है, हम अनजान नहीं है, लेकिन आप नियम मत बनाओ इसके लिए। हम मानते हैं कि ये होता है, लेकिन आप सोचते हो कि हम करते हैं, ये गलत है। लेकिन देर सवेर भारत को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना कि हमारे यहाँ जितना फिश प्रोडक्शन हो रहा है अभी, उसका 65% इनलैंड फिशरी से हो रहा है। अब ये क्या होती है, जो कोस्टल एरिया में फिशिंग होती है वो से अलग होती है। जैसे आप मैदानी क्षेत्रों में तालाब पौंड वगैरह में मछलियों की खेती करते हो, उस तरह से वो चीज़ है इसमें, इनलैंड मतलब अंदर की तरफ। इसके लिए तो अमेरिका वगैरह कुछ हमें नहीं बोल सकते हैं, हम वहाँ पे कोस्टल एरिया की बात ही नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि 65% प्रोडक्शन अंदर की साइड से हो रहा है। अगर ये अनुपात और भी बढ़ता है तो मतलब हमारे लिए अच्छी बात होगी ना। तो ये पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होता है कि आप एक टॉपिक में जा रहे हो तो उसकी एक रेंज बन रही है, तो उसको लेके आओ ताकि स्टूडेंट उसके प्रति अवेयर हो जाए। अवेयर हो जाने से उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। और मैं ये सोच के रह जाऊंगा कि भाई आपको कम समझ में आएगा, मेरे को 10 बात समझानी पड़ेगी, मैं ये कष्ट क्यों उठाऊं, इनलैंड फिशरी क्यों बोलूं, WTO क्यों बोलूं। तो क्या मैं एक से टीचर के रूप में अपने आप को नहीं मान पाऊंगा? फिर ये बात मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए रोक दी उस बात को कि भाई छोड़ो इस बात को, ऐसे सोच के चला है। तो इनलैंड फिशरी का सिचुएशन अच्छा है, कुल मिला के हमारे यहाँ मत्स्य प्रोडक्शन भी अच्छा है, मिल्क भी अच्छा है, जलवायु भी ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन सब बढ़िया है। तो सप्लाई साइड को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। पैराग्राफ चेंज करिए। उपयुक्त बिंदुओं से इस उद्योग के मजबूत आपूर्ति पक्ष को समझा जा सकता है। पूर्ण विराम लगाइए। इस उद्योग के मजबूत मांग पक्ष को प्रकट करने के लिए निम्न बिंदु विचारणीय है। पहला बिंदु लिखें, भारत की जनसंख्या विशाल है। स्वतः समझ रहे होंगे ना इस बात को आप, जनसंख्या खूब है तो फूड की डिमांड तो रहेगी। दूसरा लिखिए सेकंड, एक औसत भारतीय एवरेज इंडियन खाद्य वस्तुओं पर, फूड आइटम्स पर, खाद्य वस्तुओं पर, एक औसत भारतीय खाद्य वस्तुओं पर तुलनात्मक रूप से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है। अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है। ये सब एनएसएस के सर्वेक्षण होते रहे, उनसे पता लगता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत में शहरीकरण तेज गति से बढ़ रहा है। मतलब ये शहरीकरण को सपोर्ट करता है, और शहरीकरण से इसको भी रास्ता मिलता है। ज्यादा शहरीकरण होगा तो इसके आइटम्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों को। और लास्ट पॉइंट लिखिए, भारत में शिक्षा और साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है। शिक्षा और साक्षरता, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह देखा गया है कि शिक्षित लोग और स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करते हैं। क्या लैंग्वेज की, यह देखा गया है। कुछ होते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। किसी ने कहा कि कोवा काला होता है, तो किसी ने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि कोवा काला हो। आपको कैसे पता लगा? मतलब उसने ये बोला कि आपको कैसे मालूम चला कि कोवा काला होता है? तो इसने कहा कि मैंने जितनी भी बार कोवे देखे वो काले निकले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोवा काला होता है। कि मैं तो नहीं मानता, तो आप नहीं मानो तो मेरे साथ जंगल में चलो और वहाँ दिखाएंगे, और तो क्या हो सकता है। या एक काम करते हैं, तुम देखते रहना और मेरे को फोन कर देना जब भी अलग रंग का दिखे, क्योंकि मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। ये देखा गया है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये देखा गया है, चोरी नहीं है। तो पैराग्राफ चेंज करके वाइंड अप करिए। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में इस उद्योग के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर मुलाकात करता हूं आपसे। थैंक यू, गुड नाइट।